भारी बारिश गगनचुंबी इमारत से टकराकर उदास संगीत पैदा कर रही थी। कभी यह इमारत आर्या की सफलता का प्रतीक थी, आज यह उसके पतन का क्रूर गवाह है। काले आसमान ने शहर को निगल लिया था। आर्या सड़क पार खड़ी अपनी कंपनी के विशाल लोगों को घूर रही थी। ठंडी लहरें उसके महंगे कोट को भिगो रही थीं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब बर्फीली शांति छाई हुई थी। यह शांति किसी भी भयानक तूफान से बहुत अधिक गहरी और खतरनाक मालूम पड़ रही थी। उसका पूर्व मंगेतर विक्रम एक बेहद लालची और महत्वाकांक्षी इंसान निकला। उसने आर्या के भरोसे का फायदा उठाया और व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ मिलकर एक घिनौनी साजिश रची। बोर्ड के सदस्यों को रिश्वत दी गई और झूठे वित्तीय दस्तावेज तैयार किए गए। आर्या को अपनी ही कंपनी से बेदखल कर दिया गया और उस पर करोड़ों का भारी कर्ज थोप दिया गया। आज सुबह ही अदालत ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया था। उसका पूरा साम्राज्य एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। विक्रम का असली लक्ष्य कंपनी पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित करना था। इसके लिए उसे आर्या के पास बचे हुए अंतिम मुख्य शेयरों की जरूरत थी। ये शेयर एक पारिवारिक ट्रस्ट के अधीन थे, जिन्हें केवल विवाह के बाद ही स्थानांतरित किया जा सकता था। विक्रम ने आर्या के सामने एक बेहद क्रूर शर्त रखी थी। अगर आर्या आज रात तक किसी से शादी नहीं करती है, तो वे शेयर स्वचालित रूप से विक्रम के पक्ष में चले जाएंगे। समय तेजी से खिसक रहा था। बारिश की रफ्तार और भी अधिक तेज हो गई थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था और नियॉन लाइटें पानी में अजीब सी चमक बिखेर रही थीं। आर्या जानती थी कि उसे विक्रम की इस घिनौनी चाल को हर हाल में रोकना होगा। उसे तुरंत एक कानूनी पति की सख्त आवश्यकता थी, ताकि वह अपनी बची हुई शक्ति को सुरक्षित रख सके। अचानक उसकी नजर एक अंधेरी गली के कोने पर बैठी एक आकृति पर पड़ी। वह एक बेघर आदमी था, जो पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। वह आदमी भीगने से बचने के लिए एक छोटे से छज्जे के नीचे शांति से बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर कई दिनों की थकान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई लाचारी या भीख मांगने वाला भाव नहीं था। उसकी मुद्रा में एक अजीब सा ठहराव था, जो इस शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। आर्या के भीतर एक बेहद जोखिम भरा और पागलपन से भरा विचार धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसने अपने मन में गहराई से सोचा कि इस समय उसके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा है। विक्रम उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है और वह उसे यह खुशी कभी नहीं देगी। यह अजनबी आदमी उसे इस जाल से बाहर निकालने का एक त्वरित साधन बन सकता है। वह बिना कुछ सोचे उस बेघर आदमी की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगी। उसके ऊंचे जूतों की आवाज बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। जब आर्या उसके बिल्कुल करीब पहुंची, तो उसने देखा कि वह आदमी अपनी आंखें मूंदे हुए था। उसकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी और बाल अस्त व्यस्त थे, लेकिन उसकी बनावट काफी मजबूत लग रही थी। आर्या ने अपनी कांपती हुई आवाज को स्थिर करने की कोशिश की और सीधे उसकी ओर देखते हुए अपनी बात शुरू की। उसने बिना किसी भूमिका के अपनी एक अनोखी और अप्रत्याशित पेशकश उसके सामने रख दी। यह शायद उसके जीवन का सबसे अजीबोगरीब पल था। क्या तुम आज रात मुझसे शादी करोगे? आर्या ने बहुत ही शांत और सपाट स्वर में पूछा, जैसे वह कोई साधारण व्यापारिक सौदा कर रही हो। उस आदमी ने धीरे से अपनी गहरी आंखें खोलीं और आर्या के चेहरे को बड़ी ही शांति से स्कैन किया। उसकी नजरों में कोई हैरानी या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म और समझदार चमक थी। उसने आर्या के महंगे लेकिन भीगे हुए कपड़ों को एक पल के लिए ध्यान से देखा। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम कोई मजाक कर रही हो? उस आदमी ने अपनी भारी और आकर्षक आवाज में जवाब दिया। उसकी इस शांत प्रतिक्रिया ने आर्या को थोड़ा हैरान जरूर किया, क्योंकि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में घबरा जाता। आर्या ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाया। उसने उसे बताया कि यह एक अनुबंध पर आधारित विवाह होगा, जिसमें कोई व्यक्तिगत भावनाएं शामिल नहीं होंगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारे रहने और खाने की पूरी व्यवस्था करूंगी।
आर्या ने पूरी गंभीरता से अपनी शर्त रखते हुए कहा। उसे हर हाल में रात 12 बजे से पहले विवाह का कानूनी प्रमाण पत्र चाहिए था, ताकि वह अपना बचा हुआ अधिकार खोने से बच सके। उस आदमी ने एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दी और जमीन से धीरे से उठा। उसका कद आर्या से काफी अधिक था, जो उसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दे रहा था। मुझे तुम्हारी यह अजीब शर्त मंजूर है। वैसे भी मुझे इस भारी बारिश में एक सूखी जगह की सख्त जरूरत थी, उस आदमी ने बहुत ही आराम से कहा, जैसे वह इस अप्रत्याशित स्थिति का पूरा मजा ले रहा हो। आर्या ने राहत की एक गहरी सांस ली, हालांकि उसे पता था कि यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। उसने तुरंत अपने फोन से एक 24 घंटे काम करने वाले विवाह पंजीकरण कार्यालय की लोकेशन खोज ली। अब समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चलो जल्दी मेरे साथ आओ, आर्या ने उसे अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। वह आदमी चुपचाप उसके पीछे चलने लगा और उसकी चाल में एक अजीब सा राजसी आत्मविश्वास था, जो उसके फटे हाल कपड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। कार के अंदर बैठते ही आर्या ने हीटर चालू कर दिया, ताकि वे दोनों अपनी ठंड को थोड़ा कम कर सकें। उसने कार को तेजी से कार्यालय की तरफ मोड़ दिया और एक्सीलेटर दबा दिया। रास्ते में दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छाया रहा, जिसे केवल कार के इंजन की आवाज तोड़ रही थी। आर्या का दिमाग अभी भी विक्रम से बदला लेने की योजनाओं को बुन रहा था। वह इस अन्याय को कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती थी। अचानक उस आदमी ने खामोशी को तोड़ते हुए एक सवाल पूछा, जिसने आर्या को चौंका दिया। उसने पूछा कि तुम किस मुश्किल में फंसी हो, जो तुम्हें यह जोखिम भरा कदम उठाना पड़ रहा है। यह तुम्हारा विषय नहीं है और तुम्हें इसमें ज्यादा दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्या ने बहुत ही रूखे और सतर्क स्वर में उत्तर दिया। वह किसी भी अनजान व्यक्ति पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी, खासकर तब जब वह पहले ही इतना बड़ा धोखा खा चुकी हो। उस आदमी ने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया और शांति से खिड़की के बाहर देखने लगा। उसकी इस चुप्पी ने आर्या को थोड़ा और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम रियांश है, बस इतना जान लेना तुम्हारे लिए काफी होगा, उस आदमी ने अचानक कहा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई चमक उठी। आर्या ने केवल सिर हिलाया और अपना ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित रखा। वह यह नहीं जानती थी कि उसके बगल में बैठा यह केंद्रित रखा साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन है। उसका असली नाम रियांश ही था, लेकिन वह पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली और अदृश्य अरबपति के रूप में मशहूर था। रियांश शहर के सबसे बड़े निवेश बैंक ग्लोबल होल्डिंग्स का मुख्य मालिक था, जिसके इशारे पर कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं नाचती थीं। वह कुछ दिनों के लिए एक साधारण जीवन का अनुभव करने और अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए इस भेष में था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात नियति उसे इस तरह एक हताश और खूबसूरत महिला से मिला देगी। उसे आर्या का बेखौफ और मजबूत स्वभाव अंदर ही अंदर बहुत पसंद आ रहा था। विवाह कार्यालय एक पुरानी और सुनसान इमारत में स्थित था। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो क्लर्क उन्हें देखकर बहुत बुरी तरह से चौंक गया। एक तरफ महंगे कपड़ों में एक बहुत ही आकर्षक महिला थी और दूसरी तरफ एक फटेहाल बेघर आदमी खड़ा था। आर्या ने क्लर्क की हैरानी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जल्दी से आवश्यक कागजात की मांग की। उसने अपने बैग से पहचान पत्र निकाले और हस्ताक्षर करने के लिए पेन मजबूती से पकड़ लिया। क्लर्क ने हिचकिचाते हुए कागजात आगे बढ़ा दिए। आर्या ने बिना किसी संकोच के तुरंत उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर उसने वह पेन रियांश की तरफ बढ़ाया। रियांश ने पेन लिया और बड़ी ही खूबसूरती और तेजी से अपने हस्ताक्षर किए। उसके हस्ताक्षर इतने बेनदोला, परिष्कृत और शानदार थे कि आर्या एक पल के लिए उन्हें देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। एक आम बेघर आदमी का ऐसा शानदार हस्ताक्षर होना किसी भी तरह से सामान्य बात नहीं थी। तुम्हारे हस्ताक्षर बहुत ही अच्छे और पेशेवर लगते हैं, आर्या ने शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए टिप्पणी की। रियांश ने बहुत ही शांति से कंधे उचकाए और एक हल्का सा मुस्कुराता हुआ जवाब दिया।
उसने कहा कि बुरे समय से पहले उसने भी किसी अच्छी इल्का जगह पर पढ़ाई और थोड़ा बहुत काम किया था। आर्या ने इस बात को सच मान लिया क्योंकि अभी उसके पास इन सब छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। जैसे ही क्लर्क ने विवाह प्रमाण पत्र पर अपनी अंतिम मोहर लगाई, आर्या के सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने उस महत्वपूर्ण कागज को अपने सीने से लगा लिया और एक गहरी विजयी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने आखिरकार विक्रम की उस गंदी चाल को पूरी तरह से मात दे दी थी। अब वे अंतिम शेर हमेशा के लिए सुरक्षित थे और विक्रम कभी भी उन्हें अपनी पहुंच में नहीं ले सकेगा। यह आर्या की पहली और बहुत बड़ी जीत थी। हमारा यह काम पूरा हो चुका है। आर्या ने रियांश की तरफ मुड़ते हुए एक आत्मविश्वास भरे स्वर में घोषणा की। अब हमें तुम्हारे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह का उचित प्रबंध करना होगा। रियांश ने अपना सिर सहमति में हिलाया और उसके साथ बाहर कार की तरफ जाने लगा। बारिश अब पूरी तरह से रुक चुकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान में बिखरे हुए बादल छंट रहे थे और एक नया सवेरा होने की पूरी उम्मीद नजर आ रही थी। आर्या ने अपनी कार को एक साधारण होटल की ओर मोड़ दिया क्योंकि उसके सभी बैंक खाते विक्रम द्वारा पहले ही रोक दिए गए थे। उसके पास केवल कुछ नकदी बची थी जो उसने बहुत ही सावधानी से अपने पास बचाकर रखी थी। रियांश यह सब बहुत ही ध्यान से देख रहा था और मन ही मन इस महिला की असीम हिम्मत की काफी दाद दे रहा था। वह बिना किसी शिकायत के उसके हर फैसले को बड़ी ही आसानी से स्वीकार कर रहा था। होटल का कमरा बहुत ही छोटा और मामूली था, लेकिन साफ सुथरा था। आर्या ने थकान से बिस्तर पर बैठते हुए एक लंबी और राहत भरी सांस छोड़ी। रियांश चुपचाप एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया और कमरे का सावधानी से मुआयना करने लगा। आर्या ने उसे कुछ नए और साफ कपड़े दिए जो उसने अपनी गाड़ी की डिक्की में आपातकालीन स्थिति के लिए रखे हुए थे। उसने रियांश को स्नान करने और आराम करने का निर्देश बहुत ही स्पष्ट रूप से दे दिया। जब रियांश बाथरूम में चला गया तो आर्या ने अपने फोन पर विक्रम का नंबर ब्लॉक करने से पहले उसे विवाह प्रमाण पत्र की एक तस्वीर भेज दी। वह विक्रम के चेहरे की निराशा की कल्पना करके मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने अपनी पूरी शक्ति और संपत्ति खो दी थी, लेकिन उसने हार बिल्कुल नहीं मानी थी। वह जानती थी कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक बहुत ही भयानक शुरुआत का पहला कदम है। उधर दूसरी तरफ शहर के सबसे महंगे पेंट हाउस में विक्रम अपने हाथ में शराब का ग्लास पकड़े हुए जोर से चीख रहा था। आर्या का संदेश देखकर उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया था। उसने गुस्से में अपना महंगा ग्लास सीधे दीवार पर दे मारा, जिससे कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्या इतनी जल्दी किसी से शादी कर सकती है, और वह भी बिना किसी विशेष योजना या बड़े आयोजन के। चुपचाप तुरंत पता लगाओ कि यह आदमी कौन है और आर्या ने इससे शादी कैसे की। विक्रम ने अपने एक विश्वासपात्र सहायक को फोन पर जोर से आदेश देते हुए कहा, मैं इस आदमी की पूरी जन्म कुंडली आज रात ही अपनी टेबल पर चाहता हूं। विक्रम की आंखें गुस्से और नफरत से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा और सुरक्षित शिकार उसके जाल से आसानी से बचकर निकल गया था। वह इस अपमान को कभी नहीं भूलने वाला था। होटल के छोटे से कमरे में रियांश स्नान करके बाहर आया। उसने आर्या द्वारा दिए गए साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली और आकर्षक लग रहा था। आर्या उसे एक पल के लिए घूरती रह गई, क्योंकि बिना दाढ़ी और साफ चेहरे के साथ वह बहुत ही अलग और सुंदर लग रहा था। उसकी आंखों की गहराई पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और तेज नजर आ रही थी, जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। तुम तो बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहे हो, आर्या ने अपनी हैरानी को छिपाने का प्रयास करते हुए एक बहुत ही धीमी आवाज में कहा। रियांश ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि यह सब सिर्फ अच्छे साबुन और गर्म पानी का ही जादू है। लेकिन रियांश मन ही मन जान रहा था कि उसे जल्द ही अपने असली रूप और ताकत का इस्तेमाल इस महिला की रक्षा के लिए करना पड़ सकता है, और वह तैयार था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और दोनों अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए लेट गए। आर्या का दिमाग अभी भी आगे की योजनाओं
और चुनौतियों के बारे में तेजी से सोच रहा था। कल उसे एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना था जहां विक्रम भी मौजूद होने वाला था। उसे पता था कि वहां बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटना चाहती थी। वह इस झूठे पति को साथ लेकर अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार थी। रियांश भी अंधेरे में जाग रहा था और उसकी आंखें छत को बड़ी ही गहराई से घूर रही थीं। उसने अपने फोन पर एक बहुत ही सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संदेश टाइप किया और अपने विदेशी सर्वर पर भेज दिया। उसने अपने खास आदमियों को आर्या और विक्रम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने का सीधा आदेश दे दिया था। एक बेघर आदमी का रूप धारण किए हुए इस खतरनाक अरबपति ने अब एक बहुत बड़े और अदृश्य खेल की शुरुआत कर दी थी। अगली सुबह की धूप कमरे की छोटी सी खिड़की से अंदर आकर सीधे आर्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने उठकर देखा तो रियांश पहले ही जाग चुका था और एक कप गर्म चाय पी रहा था। आर्या को आश्चर्य हुआ कि उसने यह चाय कैसे और कब बना ली। रियांश ने उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहा और चाय का दूसरा कप उसकी तरफ बहुत ही शिष्टता के साथ बढ़ा दिया। आर्या ने बिना कुछ कहे चुपचाप उस कप को थाम लिया। आज रात हमें शहर के सबसे बड़े और शानदार बैंक्वेट हॉल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पार्टी में जाना है। आर्या ने अपनी चाय का एक घूंट लेते हुए उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी योजना बताई। वहां तुम्हें मेरे पति के रूप में सभी के सामने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना होगा। रियांश ने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के अपनी स्वीकृति दे दी। उसे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था और वह विक्रम का सामना करने के लिए तैयार था। आर्या ने अपने सीमित बजट में से कुछ पैसे निकालकर रियांश के लिए एक बहुत ही साधारण सा सूट खरीदा था। हालांकि यह सूट किसी मशहूर ब्रांड का बिल्कुल नहीं था, लेकिन रियांश के शानदार और गठीले शरीर पर यह बहुत ही महंगा और आकर्षक लग रहा था। जब वह उस पैसे सूट के लिए एक आधा काले सूट को पहनकर आर्या के सामने खड़ा हुआ तो वह एक पल के लिए उसे बस देखती ही रह गई। उसके चौड़े कंधे और सीधा खड़ा होने का अंदाज किसी राजा जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा आत्मविश्वास था। बैंक्वेट हॉल की भव्यता आज रात अपनी चरम सीमा पर थी और पूरा हॉल रोशनी से नहाया हुआ था। शहर के सभी अमीर लोग इस भव्य पार्टी का हिस्सा बनने के लिए वहां मौजूद थे। आर्या ने एक बहुत ही साधारण लेकिन लौड़ंगियार की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। जैसे ही आर्या और रियांश ने उस विशाल दरवाजे से हॉल के अंदर प्रवेश किया तो अचानक वहां का माहौल बदल गया। सभी मेहमानों की नजरें उन दोनों पर टिक गईं और कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। लोग आर्या के दिवालिया होने की खबर पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे इस बात को लेकर बेहद हैरान थे कि वह इतनी बड़ी हार के बाद भी यहां आने की हिम्मत कैसे जुटा पाई। इससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें रियांश को देखकर हो रही थी, क्योंकि वह पूरी भादा तरह से एक अनजान और नया चेहरा था। आर्या ने किसी की भी परवाह नहीं की और अपना सिर ऊंचा रखते हुए सीधे आगे बढ़ती रही। रियांश उसके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहा था और उसकी चाल में एक शक्तिशाली अधिकार था। कुछ ही दूर चलने के बाद विक्रम अपने कुछ चाटुकार दोस्तों के साथ उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और कुटिल मुस्कान थी, जो उसकी नीच मानसिकता को साफ दर्शा रही थी। विक्रम ने अपनी शराब का महंगा ग्लास हवा में उठाया और बहुत ही व्यंग्यात्मक स्वर में आर्या का स्वागत किया। उसने जोर से कहा कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी दौलत हारने के बाद यहां अपना चेहरा दिखाने आओगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग सुन सकते थे। आर्या ने बिना पलक झपकाए विक्रम की आंखों में सीधा देखा और अपना आत्मविश्वास बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। उसने बहुत ही शांत लेकिन धारदार आवाज में जवाब दिया कि यह शहर किसी एक इंसान की जागीर नहीं है। मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे छिपने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है और ना ही मैंने कोई अपराध किया है। विक्रम उसकी इस बात पर जोर से हंसने लगा और उसने जानबूझकर अपनी नजरें रियांश की तरफ घुमा लीं। विक्रम का इरादा अब सार्वजनिक मजाक उड़ाने का था। तो यह वही महान और भाग्यशाली इंसान है जिसने हमारी रानी को सड़क पर गिरने से पहले बचा लिया।
विक्रम ने रियांश के साधारण कपड़ों को घूरते हुए बहुत ही घटिया और अपमानजनक टिप्पणी की। उसने कहा कि मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि यह आदमी कल रात सड़क पर भीख मांग रहा था। क्या तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है कि तुम्हें खुद को बचाने के लिए एक सड़क छाप भिखारी से शादी करनी पड़ी? आसपास खड़े सभी लोग विक्रम की इस क्रूर बात पर हंसने लगे। आर्या के चेहरे का रंग गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया और उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बदल गए। वह विक्रम को करारा जवाब देना चाहती थी, लेकिन तभी रियांश ने बहुत ही शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने आर्या के कंधे पर अपना एक मजबूत हाथ रखा और उसे शांत कंधे पर आती से रहने का बहुत ही कोमल इशारा किया। रियांश की इस छोटी सी हरकत ने आर्या के अंदर के तूफान को जैसे एक ही पल में पूरी तरह से शांत कर दिया। रियांश अब विक्रम को देख रहा था। एक सच्चे आदमी की पहचान उसके महंगे कपड़ों या बैंक बैलेंस से कभी भी नहीं होती है, मिस्टर विक्रम। रियांश ने अपनी गहरी और भारी आवाज में बहुत ही स्पष्टता के साथ बोलना शुरू किया, जो पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी आवाज में एक ऐसा स्वाभाविक और शक्तिशाली अधिकार था कि वहां मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो गए। यहां तक कि जो लोग विक्रम के साथ हंस रहे थे, वे भी इस अजनबी की बात को ध्यान से सुनने लगे। विक्रम की मुस्कान अचानक गायब हो गई थी। तुम्हारी हरकतें साफ बता रही हैं कि तुम कितने असुरक्षित और निचले दर्जे के इंसान हो जो महिलाओं को दबाता है। रियांश ने अपनी बात को बिना किसी डर के जारी रखा और उसके शब्द सीधे विक्रम के घमंड पर चोट कर रहे थे। एक सफल और असली ताकतवर इंसान कभी भी किसी महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित करके खुद को बड़ा साबित नहीं करता है। तुम केवल एक धोखेबाज हो जिसने अपने स्वार्थ के लिए साजिश रची है, और तुम्हारा यह खोखला महल बहुत जल्द ढह जाएगा। हॉल में एकदम सन्नाटा था। विक्रम का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया और उसकी नसें तन गईं, क्योंकि उसे ऐसा जवाब कभी नहीं मिला था। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी बांध ली और एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वह अभी रियांश पर हमला करने ही वाला हो। लेकिन रियांश अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला और उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी चेतावनी थी जिसने विक्रम को रोक दिया। रियांश की वह डरावनी और तेज नजर विक्रम के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह बस वहीं खड़ा रहा। आर्या पूरी तरह से हैरान थी और वह रियांश को एक नए और बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही थी। जो आदमी कल रात तक सड़क पर चुपचाप बैठा हुआ था, वह आज इतने बड़े और शक्तिशाली लोगों के सामने बेखौफ खड़ा था। उसकी बातों में जो गहराई और ताकत थी, वह किसी साधारण इंसान में आसानी से नहीं पाई जा सकती थी। आर्या को अचानक ये महसूस होने लगा कि उसने जिस अजनबी से जल्दबाजी में शादी की है, वह कोई आम भिखारी बिल्कुल नहीं है। इस आदमी के पीछे बड़ा राज है। तुम मुझे इस तरह से अपमानित करके आसानी से बच नहीं सकते हो, तुम भिखारी। विक्रम ने दांत पीसते हुए बहुत ही धीमी और खतरनाक आवाज में रियांश को सीधे शब्दों में धमकी दी। मैं तुम्हें और इस दिवालिया औरत को इस शहर से हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। रियांश ने एक बहुत ही हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपना चेहरा विक्रम के बिल्कुल करीब लेकर आया। उसने विक्रम की आंखों में सीधा देखते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने विक्रम को डरा दिया। अगर तुम सच में इतने ही ताकतवर हो तो तुम्हें मुझे इस तरह से धमकी देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। रियांश ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, जैसे वह किसी छोटे और नासमझ बच्चे को जिंदगी का कोई बड़ा पाठ पढ़ा रहा हो। असली ताकत शोर नहीं मचाती है, बल्कि वह खामोशी से अपना काम करती है और दुश्मनों को खत्म कर देती है। तुम्हारा यह गुस्सा केवल तुम्हारी गहरी कमजोरी और हार के डर को सबके सामने साबित कर रहा है। रियांश की इस बात ने विक्रम को निहत्था कर दिया। विक्रम के पास अब रियांश की इस बुद्धिमानी भरी बात का कोई जवाब नहीं बचा था और वह अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। वहां मौजूद भीड़ अब विक्रम का नहीं, बल्कि इस नए और रहस्यमयी आदमी का साथ दे रही थी और उसे ध्यान से सुन रही थी। विक्रम को यह एहसास हो गया कि उसने आज रात आर्या का मजाक उड़ाने की जो योजना बनाई थी,
वह बुरी तरह से विफल हो गई है। वह अपने दोस्तों के साथ तुरंत वहां से गुस्से में बाहर निकल गया। जैसे ही विक्रम वहां से गया, आर्या ने एक गहरी और राहत भरी सांस ली, जो उसने काफी देर से रोक रखी थी। उसने रियांश की तरफ बहुत ही कृतज्ञता और आश्चर्य भरी नजरों से देखा, क्योंकि उसने आज उसकी इज्जत को पूरी तरह से बचा लिया था। तुमने यह सब कैसे किया, और तुम्हें ऐसे भारी और प्रभावशाली शब्द कहां से मिले? आर्या ने बहुत ही धीमी और अचरज भरी आवाज में रियांश से पूछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हुआ। रियांश ने अपने होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी और आकर्षक मुस्कान बिखेरते हुए आर्या की आंखों में गहराई से देखा। उसने कहा कि जब इंसान सड़क पर रहता है तो वह दुनिया को उसके सबसे असली और नंगे रूप में बहुत करीब से देखता है। मैंने ऐसे बहुत से घमंडी लोगों को देखा है, और मैं उनके खोखलेपन को बहुत ही आसानी से पढ़ सकता हूं। रियांश का यह जवाब बहुत ही तार्किक लग रहा था, लेकिन आर्या इसे सच नहीं मानती थी। पार्टी अब अपनी सामान्य गति पर लौट आई थी और संगीत फिर से बजने लगा था। कई बड़े उद्योगपति और मेहमान आर्या के पास आ रहे थे और उससे बहुत ही सम्मान के साथ बातें कर रहे थे। वे सभी रियांश के इस बेबाक और निडर रवैये से काफी प्रभावित थे और उसके बारे में और अधिक जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। आर्या ने बहुत ही चतुराई से सभी सवालों को टाल दिया और रियांश को अपना निजी सलाहकार बता दिया। रियांश पूरी पार्टी के दौरान बहुत ही शांत रहा और उसने जरूरत पड़ने पर ही कुछ नपे-तुले शब्द कहे, लेकिन उसकी मौजूदगी ही किसी भी बड़े और महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए काफी थी। उसने आर्या का बहुत अच्छे से साथ दिया और उसे एक पल के लिए भी अकेला या कमजोर महसूस नहीं होने दिया। आर्या को यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि यह आदमी रक्षा कवच बन चुका है। वह अंदर ही सुरक्षित थी। जब पार्टी खत्म होने वाली थी, तब रियांश ने एक वेटर से 2 गिलास पानी मांगा। आर्या ने ध्यान दिया कि रियांश ने वेटर को धन्यवाद कहते समय जो लहजा इस्तेमाल किया वह बिल्कुल किसी शाही घराने के व्यक्ति जैसा था। एक ऐसा लहजा जो केवल उच्च वर्ग और बेहतरीन शिक्षा प्राप्त लोगों में ही स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। आर्या का तेज और खोजी दिमाग अब इन छोटी छोटी कड़ियों को सावधानी से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे शक था, पार्टी से बाहर निकलते समय रात काफी ठंडी हो चुकी थी और हल्की हवा चल रही थी। आर्या ने रियांश को कार की चाबी दी और उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने का इशारा किया। वह देखना चाहती थी कि रियांश कार चलाने में कैसा है और क्या वह कोई और सुराग छोड़ता है। रियांश ने चाबी ली और बहुत ही सहजता से इंजन चालू किया। उसने कार को इतनी स्मूथनेस और नियंत्रण के साथ आगे बढ़ाया जैसे वह सालों से महंगी कारें ही चलाता आ रहा हो। कार में दोनों के बीच गहरी खामोशी थी जो काफी कुछ कह रही थी। आर्या खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देख रही थी और उसका दिमाग विक्रम से लिए गए आज के छोटे से बदले का जश्न मना रहा था। लेकिन उसकी सोच का एक बड़ा हिस्सा रियांश के इस रहस्यमयी व्यक्तित्व में उलझा हुआ था। यह आदमी आखिर कौन है और यह अचानक मेरी जिंदगी में क्यों आया है? क्या यह मेरी मदद करने के लिए दूत है या मुसीबत है? आर्या खोई थी। रियांश आर्या के इस खामोश विचार मंथन को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। वह जानता था कि आर्या जैसी चतुर और तेज दिमाग वाली महिला को ज्यादा दिनों तक धोखे में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन वह अभी अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे विक्रम चौकन्ना हो जाता और उनके प्लान खराब हो सकते थे। उसे अभी भी ग्लोबल होल्डिंग्स से जुड़ी कई खुफिया योजनाओं को गुप्त रूप से अंजाम देना था। वह कार चलाता रहा था। होटल वापस पहुंचने पर दोनों अपने छोटे से कमरे में वापस आ गए। आर्या ने अपने जूते उतारे और थकान से बिस्तर पर बैठ गई। आज का दिन उसके लिए भावनात्मक रूप से बहुत ही भारी और थका देने वाला रहा था। विक्रम का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन रियांश के साथ ने इस मुश्किल को काफी हद तक कम कर दिया था। उसने रियांश की तरफ देखा जो एक कुर्सी पर बहुत ही शांत और सीधे तरीके से बैठा हुआ था। उसकी मुद्रा गरीब नहीं थी। मुझे तुम्हारी असलियत नहीं पता है, लेकिन तुमने आज जो किया उसके लिए मैं सच में तुम्हारी बहुत आभारी हूं। आर्या ने बहुत ही ईमानदारी और नरमी के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की। अगर तुम आज वहां नहीं होते तो शायद वह कमीना मुझे सबके सामने पूरी तरह से
तोड़ देता। रियांश ने उसकी इन बातों को सुना और एक हल्की सी राहत भरी मुस्कान दी। उसने कहा कि तुम खुद बहुत ही मजबूत और बहादुर हो, बस तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारा साथ दे सके। मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। दूसरी तरफ विक्रम अपने भव्य और शानदार घर में बुरी तरह से झटपटा रहा था और सारा सामान तोड़ रहा था। आज रात जो कुछ भी हुआ, उसने उसके घमंड और अहंकार को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और आर्या को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। उसने तुरंत अपने फोन से शहर के सबसे खतरनाक और भ्रष्ट अधिकारियों को संपर्क करना शुरू कर दिया। वह चक्रव्यूह तैयार कर रहा था। मुझे उस बेघर आदमी और आर्या के हर एक छोटे से कदम की पूरी जानकारी चाहिए, किसी भी हालत में। विक्रम ने अपने आदमियों पर जोर से चिल्लाते हुए बहुत ही सख्त आदेश दिया। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उनके हर छोटे से व्यापारिक रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दो। उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दो, ताकि वे मेरे सामने घुटने टेकने आए। विक्रम की आंखों में खून उतर आया था और वह एक पागल इंसान की तरह बर्ताव कर रहा था। उधर रियांश भी सो नहीं रहा था और वह अपने फोन पर लगातार कुछ महत्वपूर्ण गुप्त काम कर रहा था। उसने अपने ग्लोबल नेटवर्क के प्रमुख को एक बहुत ही कूटलिखित और सुरक्षित संदेश भेजा। उसने विक्रम के सारे काले धन और उसके भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी सूची तुरंत निकालने का सख्त आदेश दिया था। रियांश अब अपने असली अरबपति अवतार में आ चुका था और वह विक्रम को बर्बाद करने की योजना बना रहा था। आर्या को इस तूफान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रात धीरे धीरे बीत रही थी और शहर की खामोशी में एक बहुत बड़ी व्यापारिक जंग की नींव रखी जा रही थी। आर्या अपनी मेहनत और दिमाग से वापस उठने की कोशिश कर रही थी, जबकि रियांश अपनी असीम ताकत से उसे बचा रहा था। दोनों की मंजिल एक ही थी, लेकिन उनके रास्ते अभी भी एक दूसरे से पूरी तरह से छिपे हुए थे। कल का सूरज जब निकलेगा तो वह इस कहानी में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जहां दुश्मनी खतरनाक होगी। विक्रम का अंत करीब था। आर्या ने सुबह जल्दी उठकर अपने कुछ पुराने वफादार ग्राहकों से दोबारा संपर्क साधने की बहुत ही गंभीर कोशिश की। उसे पूरी उम्मीद थी कि वे लोग उसकी ईमानदारी को याद रखेंगे और उसे एक नया मौका जरूर देंगे। लेकिन उसे यह जानकर बहुत बड़ा और गहरा झटका लगा कि विक्रम ने पहले ही उन सभी को बहुत बुरी तरह से डरा कर रखा हुआ था। कोई भी विक्रम के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए सबने आर्या की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। यह बड़ी निराशा थी। आर्या अपना सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि अब आगे कौन सा नया रास्ता अपनाया जाए। उसे अपनी हार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं थी, लेकिन उसके सामने खड़े सभी दरवाजे एक करके तेजी से बंद हो रहे थे। तभी रियांश उसके पास आया और उसने बहुत ही आराम से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने आर्या को एक कप गर्म कॉफी दी और बहुत ही विश्वास के साथ कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर आती है। आर्या ने पूरे दिन फोन पर बात की और अपने सभी पुराने संपर्कों को खंगालने की पूरी कोशिश की, लेकिन विक्रम का प्रभाव इस शहर के व्यापारिक जगत में एक बहुत ही घने और जहरीले कोहरे की तरह फैल चुका था। हर उस दरवाजे पर एक बहुत ही मजबूत ताला लगा हुआ था, जिसे आर्या खोलने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने न केवल उसके सप्लायर्स को डराया था, बल्कि उसके छोटे निवेशकों को भी भारी नुकसान की धमकी दी थी। वह पूरी तरह से एक गहरी और अंधेरी खाई में धकेली जा रही थी। उसने होटल के छोटे से डेस्क पर कई सारे कागज और फाइलें फैला रखी थीं। उसका दिमाग एक बहुत ही तेज और अचूक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था, जो हर संभव रास्ते का विश्लेषण कर रहा था। वह जानती थी कि विक्रम की असली ताकत उसकी कंपनी की वर्तमान तरलता और उसके शेयरधारकों का अंधा विश्वास है। आर्या ने एक नई रणनीति बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य विक्रम के सबसे कमजोर और नाजुक प्रोजेक्ट्स पर सीधा प्रहार करना था। उसे बस एक ऐसा निवेशक चाहिए था जो विक्रम से बिल्कुल भी न डरता हो। रियांश कमरे के दूसरे कोने में खामोशी से बैठा हुआ इस पूरी स्थिति का बहुत ही गहराई से मुआयना कर रहा था। वह आर्या की इस अदम्य इच्छा शक्ति और हार न मानने वाले जज्बे से
बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा था। उसने कई बड़े बड़े और नामी व्यापारियों को छोटी सी हार के बाद पूरी तरह से टूटते हुए देखा था, लेकिन यह महिला एक बहुत ही अलग मिट्टी की बनी हुई थी, जो दबाव में आकर और भी ज्यादा निखर रही थी। रियांश को अब अपना असली खेल शुरू करना था। मुझे बाहर जाकर कुछ ताजी हवा खानी है और थोड़ा टहलना है। रियांश ने अपनी जगह से उठते हुए आर्या से बहुत ही शांत स्वर में कहा, ताकि उसका ध्यान भंग न हो। आर्या ने अपनी फाइलों से नजर हटाए बिना बस धीरे से अपना सिर हिला दिया और दोबारा अपने महत्वपूर्ण काम में पूरी तरह से डूब गई। रियांश ने दरवाजा खोला और होटल से बाहर निकलकर पास के एक सुनसान और शांत पार्क की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए। यह समय उसकी उस छिपी हुई ताकत को जगाने का था। पार्क के एक बहुत ही अंधेरे और सुरक्षित कोने में पहुंचकर रियांश ने अपनी जेब से एक विशेष और अत्यधिक सुरक्षित फोन निकाला। उसने एक बहुत ही लंबा और जटिल अंतर्राष्ट्रीय नंबर डायल किया, जो सीधे लंदन के एक बहुत बड़े मुख्यालय में जाता था। दूसरी तरफ से फोन उठते ही रियांश ने बहुत ही सख्त और कड़क आवाज में अपना कूट शब्द बोला। उसने सीधे तौर पर अपने सबसे वफादार और चालाक सहायक डेविड को संबोधित करते हुए एक बहुत ही जरूरी और खतरनाक काम सौंपने की शुरुआत की। खेल बदल रहा था। डेविड, मुझे तुरंत विक्रम और उसकी कंपनी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी अपनी स्क्रीन पर चाहिए। रियांश ने अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हुए बहुत ही स्पष्ट और तेज गति से निर्देश दिए, ताकि कोई और उसकी बात को आसानी से न समझ सके। मैं चाहता हूं कि तुम विक्रम के सभी मुख्य निवेशकों और विदेशी भागीदारों के काले चिट्ठों की पूरी फाइल आज रात तक तैयार कर लो। उसकी कंपनी को चारों तरफ से घेरने का पूरा और अचूक जाल अब तुरंत ही बिछा दिया जाना चाहिए। काम शुरू करो। फोन के दूसरी तरफ मौजूद डेविड ने बिना कोई भी फालतू सवाल किए तुरंत अपने बॉस के इस सख्त आदेश को स्वीकार कर लिया। रियांश की कंपनी ग्लोबल होल्डिंग्स के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक हैकर्स और वित्तीय विश्लेषकों की एक पूरी फौज मौजूद थी। वे किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को चंद घंटों के अंदर पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखते थे। रियांश ने कॉल काटा और एक गहरी सांस ली। अब विक्रम को यह पता चलने वाला था कि उसने किस भयानक इंसान से दुश्मनी मोल ली है। इधर आर्या अभी भी अपने कमरे में लगातार काम कर रही थी और उसकी आंखें थकान से बुरी तरह जल रही थीं। उसने एक बहुत ही छोटे लेकिन ईमानदार सप्लायर को फोन किया था, जो पहले उसकी काफी इज्जत करता था। सप्लायर ने बहुत ही दुखी और डरी हुई आवाज में कहा कि मैडम, मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरी भी बहुत मजबूरियां हैं। विक्रम के गुंडों ने मेरे परिवार को बहुत ही बुरी तरह से धमकाया है और मैं अपनी जान जोखिम में बिल्कुल नहीं डाल सकता हूं। आर्या ने बहुत ही निराशा के साथ फोन काट दिया और अपना सिर हाथों में थामकर गहरी सोच में डूब गई। विक्रम सच में बहुत ही ज्यादा नीच और घटिया इंसान बन चुका था, जो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह निर्दोष और आम लोगों को भी अपनी इस गंदी लड़ाई का सीधा निशाना बना रहा था। आर्या को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने इस गुस्से को सही दिशा में मोड़ने की पूरी और सार्थक कोशिश कर रही थी। उसे लड़ना होगा। रियांश कुछ देर बाद कमरे में वापस लौट आया और उसने अपने हाथों में खाने के कुछ अच्छे पैकेट पकड़े हुए थे। उसने देखा कि आर्या का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ है और वह बहुत ही ज्यादा उदास लग रही है। रियांश ने बिना कुछ पूछे खाना मेज पर रखा और बहुत ही प्यार से आर्या को खाने के लिए बुलाया। उसने कहा कि खाली पेट और थके हुए दिमाग से कभी भी कोई बड़ी और अच्छी जंग नहीं जीती जा सकती है। आर्या ने उसकी बात मान ली। खाना खाते समय आर्या ने पहली बार रियांश से अपने दिल की थोड़ी सी बात साझा करने का एक छोटा सा फैसला किया। उसने बताया कि विक्रम ने शहर के सभी रास्तों को बहुत ही मजबूती से बंद कर दिया है और कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। हम पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं और मेरे पास अब आगे बढ़ने का कोई ठोस रास्ता नहीं बचा है। रियांश ने बहुत ही ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और खाना चबाते हुए एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी मुस्कान दी। जब सारे सीधे और जाने पहचाने रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो इंसान को खुद अपना एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। रियांश ने बहुत ही गहरी और दार्शनिक आवाज में कहा,
जैसे वह कोई बहुत ही अनुभवी और महान व्यक्ति हो। तुम्हें विक्रम के उन दुश्मनों को खोजना चाहिए जो उसके सामने कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर बहुत मजबूत बन सकते हैं। आर्या उसकी इस समझदारी भरी और एकदम सटीक बात को सुनकर एक बार फिर से पूरी तरह हैरान रह गई। यह बेघर आदमी अद्भुत था। रियांश की इस छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह ने आर्या के दिमाग में अचानक एक बहुत तेज बिजली सी दौड़ा दी। उसने तुरंत अपनी सबसे पुरानी डायरी निकाली और उन छोटी कंपनियों की एक पूरी सूची बनानी शुरू कर दी जिन्हें विक्रम ने कभी बर्बाद किया था। अगर वह उन सभी छोटे और पीड़ित व्यापारियों को एक साथ एक मजबूत मंच पर ला सके तो एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली फौज तैयार हो सकती है। आर्या की आंखों में फिर से एक नई और बहुत ही तेज चमक लौट आई थी। दूसरी तरफ विक्रम अपने आलीशान और महंगे कार्यालय में बैठा हुआ अपनी इस छोटी सी और आसान जीत का भरपूर जश्न मना रहा था। उसने अपने खास और भ्रष्ट सहायकों से पूरी रिपोर्ट ले ली थी कि आर्या को कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। वह बहुत ही जोर से हंसा और अपनी महंगी शराब का एक और बड़ा घूंट अपने गले के नीचे उतारा। उसे लग रहा था कि आर्या बहुत जल्द हार मानकर उसके पैरों में गिरेगी और उस बेघर भिखारी को भी छोड़ देगी। वह घमंड में चूर था। विक्रम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके खुद के विशाल साम्राज्य की बहुत ही गहरी और मजबूत नींव धीरे धीरे खोखली हो रही है। रियांश के खतरनाक हैकर्स ने विक्रम के मुख्य सर्वर में बहुत ही खामोशी से सेंध लगा दी थी। वे विक्रम के सभी अवैध लेन देन और विदेशी खातों की बहुत ही गुप्त और सटीक जानकारी पूरी तरह से डाउनलोड कर रहे थे। विक्रम का पूरा घमंड और सारा पैसा अब एक बहुत ही बड़े और भयानक खतरे में पड़ने वाला था। रात के 12 बज चुके थे और आर्या बहुत ज्यादा थकान के कारण अपने छोटे से बिस्तर पर गहरी नींद में सो चुकी थी। रियांश चुपचाप उठा और अपने लैपटॉप की स्क्रीन को बहुत ही कम रोशनी पर सेट करके अपना असली काम करने लगा। डेविड ने उसे लंदन से एक बहुत ही भारी और महत्वपूर्ण फाइल सुरक्षित रूप से भेज दी थी जिसमें विक्रम की मौत का वारंट था। रियांश की उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत ही तेज और सधे हुए तरीके से चल रही थीं, जैसे वह कोई सिम्फनी बजा रहा हो। रियांश ने विक्रम के सबसे बड़े विदेशी सप्लायर को एक बहुत ही गुमनाम लेकिन कड़ा संदेश भेजा जिसमें विक्रम की खराब वित्तीय स्थिति का पूरा सबूत था। उसने उस सप्लायर को तुरंत ही अपना सारा माल रोकने और विक्रम से पूरा पैसा वापस मांगने की बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी। यह एक बहुत ही घातक और अचूक तीर था जो सीधा विक्रम की कंपनी के दिल पर जाकर लगने वाला था। सुबह होते ही विक्रम की दुनिया बहुत ही बुरी तरह से और भयानक रूप से हिलने वाली थी। खेल तैयार था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो आर्या बहुत ही नई और ताजी ऊर्जा के साथ उठ खड़ी हुई। उसने रियांश को एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मुस्कान दी और अपने कपड़े बदलकर तुरंत काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। आज उसे उन सभी छोटे और पीड़ित व्यापारियों से बहुत ही गुप्त तरीके से मिलना था जिन्हें उसने रात में शॉर्टलिस्ट किया था। रियांश ने उसे दरवाजे तक छोड़ा और बहुत ही शांत स्वर में उसे आज के दिन के लिए शुभकामनाएं दी। आर्या ने शहर के सबसे पुराने और छोटे कैफे में उन सभी निराश और बर्बाद हो चुके व्यापारियों के साथ एक बहुत ही अहम बैठक की। उसने उन सभी के सामने विक्रम की क्रूरता और उसके काम करने के बहुत ही गंदे तरीकों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने उन्हें बहुत ही मजबूती से समझाया कि अगर वे सभी आज भी एक साथ नहीं आए तो विक्रम उन्हें एक एक करके हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसकी बातों में एक बहुत ही सच्चा और गहरा दर्द छिपा हुआ था। व्यापारियों ने पहले तो बहुत ज्यादा डर और हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे विक्रम की भयानक ताकत और उसकी पहुंच से अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन आर्या के इस बेखौफ और निडर रवैये ने उनके अंदर दबी हुई आग को फिर से बहुत तेजी से भड़का दिया। उन्होंने आर्या को अपना नेता मान लिया और अपनी छोटी छोटी संपत्तियों को मिलाकर एक नया और मजबूत गठबंधन बनाने का बहुत बड़ा फैसला किया। आर्या ने अंततः अपनी एक छोटी लेकिन बहुत ही पक्की और वफादार सेना पूरी तरह से तैयार कर ली थी।
उसी समय विक्रम के मुख्य कार्यालय में अचानक बहुत ज्यादा अफरा तफरी और दहशत का एक भयानक माहौल पैदा हो गया था। उसके सबसे बड़े विदेशी सप्लायर ने बिना कोई भी पूर्व सूचना दिए सारे कच्चे माल की बहुत ही बड़ी डिलीवरी पूरी तरह से रोक दी थी। सप्लायर ए ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जब तक विक्रम अपना सारा पुराना बकाया तुरंत नहीं चुकाता, तब तक कोई काम नहीं होगा। विक्रम गुस्से से लाल हो गया और अपने कंप्यूटर स्क्रीन को बहुत ही जोर से मुक्का मारकर तोड़ दिया। यह अचानक कैसे हो गया? और उस सप्लायर को हमारी कंपनी की इतनी गुप्त और आंतरिक जानकारी किसने दी है? विक्रम अपने सभी बड़े प्रबंधकों पर एक पागल कुत्ते की तरह बुरी तरह से चिल्ला रहा था और पूरे ऑफिस में दहशत थी। किसी के पास भी उसके इस सीधे और तीखे सवाल का कोई भी स्पष्ट या तार्किक जवाब बिल्कुल नहीं था। विक्रम को अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई बहुत ही बड़ी और अदृश्य ताकत उसके पूरे साम्राज्य को खामोशी से अपना शिकार बना रही है। वह डर रहा था। विक्रम का घमंडी दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और उसने तुरंत इस पूरे मामले को आर्या से जोड़ने की एक मूर्खतापूर्ण कोशिश की, लेकिन फिर उसने खुद ही इस बात को नकार दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि आर्या के पास अब इतनी ताकत बिल्कुल नहीं है। आर्या इस समय सड़क पर है और वह इतना बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल किसी भी हालत में नहीं खेल सकती है। तो फिर वह कौन है जो इतनी बेखौफी से मेरे इस मजबूत साम्राज्य की जड़ों को काट रहा है? शाम को जब आर्या वापस होटल पहुंची तो वह बहुत ही ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से पूरी तरह भरी हुई थी। उसने रियांश को अपनी इस नई और बहुत ही शानदार सफलता के बारे में विस्तार से सब कुछ बता दिया। रियांश ने उसकी खुशी में शामिल होते हुए उसे एक बहुत ही अच्छी और महंगी शराब का गिलास पेश किया जो उसने अभी मंगवाई थी। आर्या ने बिना सोचे शराब पी ली और रियांश की आंखों में देखते हुए उसे एक बहुत ही सच्चा और गहरा धन्यवाद कहा। तुम्हारी यह छोटी सी जीत एक बहुत ही बड़े और भयानक तूफान की शुरुआत है, आर्या, जो जल्द ही आने वाला है। रियांश ने अपनी शराब का गिलास धीरे से घुमाते हुए बहुत ही रहस्यमयी और शांत आवाज में उससे यह बात कही। विक्रम बहुत जल्द अपने ही बुने हुए गंदे और काले जाल में बुरी तरह से फंसने वाला है और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आर्या ने रियांश के इस गहरे आत्मविश्वास को देखा और उसे फिर से यह महसूस हुआ कि यह आदमी कुछ बड़ा छिपा रहा है। तुम आखिर कौन हो रियांश? और तुम्हारी इन सभी बातों में इतना ज्यादा वजन और सच्चाई कैसे होती है जो मुझे डराती है? आर्या ने अंततः अपने मन में बहुत दिनों से चल रहे इस अहम सवाल को उसके सामने रख ही दिया। रियांश ने एक पल के लिए खामोशी बनाए रखी और फिर बहुत ही प्यार से आर्या के बालों को हल्का सा छुआ। उसने कहा कि समय आने पर तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम अपने इस सही रास्ते पर निडर होकर चलती रहो। शहर के ऊपर छाए हुए घने काले बादल अब धीरे धीरे और भी ज्यादा डरावने और भयानक रूप ले रहे थे। एक बहुत ही खामोश और अदृश्य जंग पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी, जिसमें एक तरफ विक्रम का काला घमंड था और दूसरी तरफ रियांश की वह अपार और बेहिसाब ताकत थी जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में आसानी से झुका सकती थी। आर्या इस पूरे चक्रव्यूह के ठीक बीच में खड़ी थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका रक्षक कितना महान है। अगली सुबह जब आर्या सोकर उठी तो उसका फोन लगातार बज रहा था और स्क्रीन पर अनगिनत संदेश चमक रहे थे। उसने अपनी नींद भरी आंखों से फोन उठाया और अपनी ईमेल जांचने लगी। उसकी आंखें एकदम से खुली रह गईं, क्योंकि स्क्रीन पर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर चमक रही थी। कल जो व्यापारियों का गठबंधन उसने तैयार किया था, उसके बैंक खाते में एक बहुत बड़ी धनराशि जमा कर दी गई थी। यह एक पूरी तरह से अज्ञात विदेशी निवेश था, जिसने आर्या की छोटी सी कंपनी को रातों रात एक विशाल आर्थिक ताकत से भर दिया। यह पैसा आखिर कहां से आया और कौन हम पर इतना बड़ा दाम लगाने का भारी जोखिम उठा रहा है? आर्या अपने बिस्तर पर बैठी हुई खुद से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही थी, क्योंकि उसे किसी भी बड़े निवेशक से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी भेजने वाले की पहचान उजागर करने में अपनी पूरी असमर्थता जताई।
यह निवेश एक ऐसे सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए आया था जिसे ट्रैक करना असंभव था। आर्या के दिल में खुशी और डर पैदा हो गया था। रियांश अपने हाथ में 2 कप गर्म कॉफी लेकर कमरे में आया और उसने आर्या के चेहरे पर वह गहरी हैरानी बहुत ही आसानी से पढ़ ली। उसने कॉफी का 1 कप आर्या की तरफ बढ़ाया और बहुत ही मासूमियत से पूछा कि आज सुबह सुबह इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हो। आर्या ने उसे उस बेनामी विदेशी निवेश के बारे में पूरी बात विस्तार से बता दी और अपना असीम आश्चर्य व्यक्त किया। रियांश ने बहुत ही शांत भाव से कॉफी पीते हुए कहा कि शायद ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का बहुत ही सही फल तुम्हें दे रहा है, लेकिन व्यापार की दुनिया में कोई भी ऊपर वाला सीधा पैसा नहीं भेजता है। रियांश, यहां हर सिक्के के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, आर्या ने बहुत ही गंभीर और सतर्क आवाज में कहा, क्योंकि वह विक्रम की किसी नई और गंदी चाल को लेकर डरी हुई थी। उसे लगली बास की दुनिया पैसा नहीं भेजता है। रहा था कि यह पैसा कहीं विक्रम द्वारा बिछाया गया कोई नया और खतरनाक जाल तो नहीं है जिससे वह उन्हें फंसा सके। रियांश ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि जब युद्ध छिड़ा हो तो जो भी हथियार मिले उसे बिना किसी डर के अपना लें। दूसरी तरफ विक्रम के विशाल और आलीशान साम्राज्य में आज सुबह एक बहुत ही बड़ा और भयानक भूकंप आ चुका था। उसके कई महत्वपूर्ण सरकारी और भ्रष्ट अधिकारियों के घरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक साथ बहुत ही बड़ी और अचानक छापेमारी कर दी थी। रियांश के हैकर्स ने रात भर में विक्रम के सभी काले कारनामों के बहुत ही पक्के और सटीक सबूत सीधे पुलिस मुख्यालय के मुख्य सर्वर पर भेज दिए थे। विक्रम के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली लोग अब एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से जेल जा रहे थे। विक्रम अपने ऑफिस में एक घायल और पागल शेर की तरह इधर उधर तेज कदमों से टहल रहा था और बुरी तरह कांप रहा था। उसके पास अब अपनी इस अचानक और तेजी से गिरती हुई स्थिति को संभालने का कोई भी सीधा या ठोस रास्ता बिल्कुल नहीं बचा था। उसके जितने भी बड़े पागल शेर की तरह और रसूखदार दोस्त थे, उन्होंने अब विक्रम के फोन उठाने पूरी तरह से बंद कर दिए थे, क्योंकि वे खुद को बचाना चाहते थे। विक्रम को अब यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उसका सामना अदृश्य ताकत से है। मुझे तुरंत बताओ कि शहर में ऐसा कौन सा नया और ताकतवर इंसान आया है जो मेरी जड़ों को इतनी आसानी से और तेजी से काट रहा है। विक्रम ने अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी का कॉलर बहुत ही जोर से पकड़ते हुए एक भयानक और डरावनी आवाज में चिल्लाकर पूछा। अधिकारी बुरी तरह से डरा हुआ था और उसने कांपते हुए जवाब दिया कि सर, हमें अभी तक किसी भी ऐसे नए दुश्मन का कोई भी ठोस सुराग या जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है। यह सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है जैसे कोई भूत हो। क्या यह सब कुछ आर्या कर रही है या वह उस सड़क छाप भिखारी के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा जादू कर रही है? विक्रम ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसका घमंड उसे यह स्वीकार करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा था कि आर्या उसे हरा सकती है। लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा संदिग्ध भी नहीं था जिस पर वह अपना गुस्सा निकाल सके या अपनी इस बड़ी हार का सीधा दोष मढ़ सके। उसने अपने कुछ सबसे खतरनाक गुंडों को आर्या के पीछे लगाने का फैसला ले लिया था। आर्या ने उस बेनामी विदेशी फंड का बहुत ही बुद्धिमानी और तेजी के साथ इस्तेमाल करना तुरंत शुरू कर दिया था। उसने अपने नए गठबंधन के सभी छोटे व्यापारियों के पुराने कर्जों को एक ही झटके में चुका दिया और उन्हें नया कच्चा माल खरीदने के लिए भारी अग्रिम राशि दे दी। विक्रम के जो ग्राहक उससे माल न मिलने के कारण बुरी तरह परेशान थे, वे अब बहुत ही तेजी से आर्या के इस नए और मजबूत समूह की तरफ मुड़ने लगे थे। बाजार का पूरा रुख अब बदल रहा था। दोपहर के समय आर्या और रियांश शहर के एक बहुत ही शांत और महंगे रेस्तरां में अपनी इस नई और शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए बैठे थे। आर्या आज बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसके चेहरे की वह पुरानी और आत्मविश्वास से भरी चमक अब पूरी तरह से वापस लौट आई थी। रियांश उसे इतनी खुशी से बात करते हुए देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही गहरा और असीम सुकून महसूस कर रहा था, जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उसने वेटर को इशारा करके वाइन ऑर्डर की। तुमने वाइन का चुनाव बहुत ही अच्छी तरह से किया है,
रियांश, यह इस रेस्तरां की सबसे बेहतरीन बोतलों में से एक है। आर्या ने वाइन का पहला घूंट लेते हुए उसकी बहुत ही सच्ची तारीफ की और रियांश की आंखों में बड़ी ही गहराई से देखा। एक बेघर इंसान को इतनी महंगी वाइन की इतनी सटीक पहचान कैसे हो सकती है? ये बात मुझे सच में बहुत ज्यादा हैरान करती है। रियांश ने बिना घबराहट के एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा कि अच्छी चीजों की पहचान हर किसी को आसानी से हो जाती है। रात गहराने के बाद वे दोनों अपने होटल के कमरे की छोटी सी बालकनी में बैठकर ठंडी हवा का बहुत ही शांति से आनंद ले रहे थे। शहर की सभी रंग बिरंगी बत्तियां उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार चादर की तरह पूरी तरह से बिछी हुई थीं। आर्या ग्लोबल होल्डिंग्स नामक एक बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के शेयर बाजार में आए अचानक उतार चढ़ाव के बारे में बात कर रही थी। वह इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी के शेयर अचानक कैसे और क्यों गिरने लगे हैं। अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि ग्लोबल होल्डिंग्स अपने यूरोपीय बाजारों में एक बहुत ही बड़ी और सोची समझी रणनीति के तहत अपने शेयर गिरा रही है। रियांश ने अचानक बहुत ही गंभीर और पेशेवर लहजे में बोलना शुरू किया, जिससे आर्या पूरी तरह से चौंक गई। वे जानबूझकर छोटी कंपनियों को डराकर बाहर निकाल रहे हैं ताकि वे बहुत ही सस्ते दामों में पूरे बाजार पर अपना एकाधिकार आसानी से स्थापित कर सकें। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स और वैश्विक वित्तीय युद्ध का एक बहुत ही शानदार और पुराना लेकिन अचूक तरीका माना जाता है। आर्या ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा और रियांश की तरफ बहुत ही अचरज भरी और तेज नजरों से देखने लगी। तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स और यूरोपीय बाजार की इन बेहद जटिल और बड़ी रणनीतियों के बारे में इतना सब कुछ इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हो? यह कोई साधारण जानकारी नहीं है जिसे कोई भी आम इंसान अखबारों में पढ़कर इतनी आसानी से और गहराई से समझ सके। आर्या की आवाज में अब शक और अचरज दोनों बहुत ही ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रियांश की असलियत अब धीरे धीरे सामने खुलने लगी थी। रियांश को तुरंत ही इस बात का बहुत ही अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वह भावनाओं में बहकर अपनी सीमा से ज्यादा आगे निकल चुका है। उसने अपनी इस बहुत बड़ी गलती को सुधारने के लिए तुरंत एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाने की जल्दी से कोशिश की। उसने कहा कि मैं पहले एक बहुत ही अमीर शेयर ब्रोकर के घर में सफाई का काम करता था और वहां मैंने यह सब सुना था। लेकिन आर्या जैसी तेज और कुशाग्र बुद्धि वाली महिला इस सस्ते और कमजोर झूठ को आसानी से पकड़ चुकी थी और वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। तुम मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, रियांश, और मैं तुम्हारे इन झूठे शब्दों को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। आर्या अपनी जगह से एकदम से खड़ी हो गई और उसने रियांश की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही कड़क और तेज आवाज में कहा, एक सफाई कर्मचारी कभी भी इतनी सटीकता और आत्मविश्वास के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की इतनी जटिल और भारी शब्दावली का सही उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तुम कौन हो और तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने की असली वजह क्या है? मुझे अभी इसी वक्त पूरा सच जानना है। रियांश ने एक गहरी और लंबी सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि अब इस होशियार महिला से ज्यादा कुछ छिपाना संभव नहीं है। लेकिन वह अभी अपनी पूरी पहचान उसे बताने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं था। उसने अपनी सीट से उठकर आर्या के बहुत ही करीब आते हुए उसकी आंखों में एक बेहद गहरी और सच्ची चमक के साथ देखा। मैं तुम्हारा दुश्मन बिल्कुल नहीं हूं आर्या, बल्कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो तुम्हारी इस लड़ाई में पूरी तरह से तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा है। मेरा असली अतीत बहुत ही ज्यादा जटिल और खतरनाक है, जिसे तुम अभी पूरी तरह से समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। रियांश ने बहुत ही शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, जो आर्या के दिल की धड़कनों को बहुत तेजी से बढ़ा रही थी। मैं तुम्हें बस इतना भरोसा दिला सकता हूं कि जो पैसा आज तुम्हारे खाते में आया है वह पूरी तरह से सुरक्षित और तुम्हारा अपना है। तुम विक्रम को खत्म करने पर अपना पूरा ध्यान लगाओ और मेरे बारे में सोचने का काम फिलहाल के लिए पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दो। आर्या के मन में अभी भी अनगिनत और भारी सवाल लगातार घूम रहे थे।
लेकिन उसने रियांश की बात पर विश्वास करने का फैसला किया। उसकी आंखों में जो सच्चाई और ईमानदारी थी, वह किसी भी झूठे इंसान में कभी भी नहीं हो सकती थी। आर्या ने अपना सिर धीरे से हिलाया और कहा कि मैं तुम पर फिलहाल के लिए भरोसा कर रही हूं, लेकिन मुझे एक दिन तुम्हारा पूरा सच जानना ही होगा। रियांश ने एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी इस बात पर अपनी पूरी और पक्की सहमति जता दी। अगले दिन सुबह होते ही विक्रम के साम्राज्य में एक और बहुत ही भयानक और विनाशकारी बम पूरी तरह से फट गया, जिससे हाहाकार मच गया। उसके सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का मुख्य लाइसेंस सरकार द्वारा किन्हीं अज्ञात कारणों और तकनीकी खामियों का हवाला देकर अचानक रद्द कर दिया गया था। रियांश के नेटवर्क ने विक्रम की फाइल में कुछ ऐसे गंभीर और घातक कानूनी पेंच डाल दिए थे जिन्हें सुलझाना अब उसके लिए असंभव हो गया था। विक्रम का पूरा शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया और उसके निवेशक अपना पैसा निकालने के लिए भागने लगे। विक्रम अब पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसने अपने ऑफिस की सारी महंगी कुर्सियों और कीमती शीशों को बुरी तरह से तोड़ डाला था। वह इस अचानक और भयानक तबाही को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल रही थी। उसने अपने सबसे खतरनाक और खूंखार गुंडे को फोन किया और उसे एक बहुत ही सीधा और क्रूर आदेश दिया जिससे किसी की जान जा सकती थी। मुझे आर्या और उस भिखारी का सिर आज रात ही हर कीमत पर मेरे सामने एक थाली में सजा हुआ चाहिए। उधर आर्या अपने नए ऑफिस में बहुत ही ज्यादा व्यस्त थी, जो उसने हाल ही में उस बेनामी विदेशी फंड की मदद से खरीदा था। वह अपने नए कर्मचारियों के साथ मिलकर विक्रम के बचे हुए ग्राहकों को भी अपनी तरफ खींचने की आक्रामक योजना बना रही थी। उसका दिमाग एक बहुत ही शानदार और अचूक रणनीतिकार की तरह काम कर रहा था, जो अपने दुश्मन की हर कमजोरी का पूरा फायदा उठाना जानता है। रियांश उसके इस नए ऑफिस के एक कोने में खड़ा होकर उसकी इस अद्भुत क्षमता को बहुत ही गर्व से देख रहा था। शाम को जब आर्या और रियांश वापस अपने होटल की तरफ लौट रहे थे, तो मौसम अचानक से बहुत ज्यादा खराब और डरावना होने लगा था। आसमान में फिर से बहुत ही घने और काले बादल छा गए थे और तेज आंधी जैसी हवाएं बहुत जोर से चलने लगी थीं। आर्या कार चला रही थी और रियांश उसके बगल वाली सीट पर बहुत ही शांत मुद्रा में बैठा हुआ सामने सड़क को देख रहा था। अचानक रियांश की तेज और अनुभवी आंखों ने पीछे से आ रही दो काली और संदिग्ध कारों को अच्छी तरह से नोटिस कर लिया। रियांश का पूरा शरीर एक ही झटके में पूरी तरह से सतर्क हो गया और उसकी मांसपेशियां किसी खतरनाक जंगली जानवर की तरह तन गईं। उसने तुरंत आर्या की तरफ मुड़कर बहुत ही सख्त और कड़क आवाज में कहा कि कार की रफ्तार को तुरंत और बहुत तेजी से बढ़ा दो। आर्या पहले तो उसकी इस अचानक और तेज चेतावनी से बुरी तरह घबरा गई, लेकिन फिर उसने पीछे देखा तो उसे भी वे दोनों काली कारें दिखाई दे गईं। वे कारें बहुत ही तेजी और आक्रामकता के साथ उनका पीछा कर रही थीं और अब बिल्कुल उनके करीब आ चुकी थीं। ये लोग आखिर कौन हैं और ये इस तरह से हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? रियांश, आर्या ने बहुत ही डरी हुई और कांपती हुई आवाज में पूछा, जबकि वह कार के स्टीयरिंग व्हील को अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत से पकड़े हुए थी। रियांश ने अपना फोन निकाला और डेविड को एक बहुत ही छोटा लेकिन जरूरी आपातकालीन संदेश भेजने के बाद फोन को पूरी तरह से बंद कर दिया। ये विक्रम के पाले हुए कुत्ते हैं जो अपनी हार से बौखलाकर अब हम पर सीधा और जानलेवा हमला करने के लिए यहां तक आ पहुंचे हैं। आर्या ने एक्सीलेटर को पूरी ताकत से नीचे दबा दिया और कार एक तेज झटके के साथ सड़क पर हवा से बातें करने लगी। पीछे आ रही दोनों काली कारों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और अब वे लगातार हॉर्न बजाते हुए आर्या की कार को टक्कर मारने की कोशिश कर रही थीं। आर्या का दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक और जानलेवा स्थिति से कैसे बचा जाए। रियांश ने बहुत ही शांति से अपना हाथ आर्या के हाथ पर रखा और उसे गाड़ी चलाते रहने को कहा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आर्या, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। रियांश ने अपनी सीट बेल्ट खोली
और कार के अंदर ही खुद को किसी भी शारीरिक हमले के लिए पूरी तरह से तैयार करने लगा। उसकी आंखों में अब वह शांत इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही क्रूर और खूंखार योद्धा दिखाई दे रहा था, जो अपने दुश्मनों को चीरने के लिए बेताब था। रात का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था और यह खतरनाक पीछा अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचने ही वाला था। काले रंग की उन दोनों खूंखार कारों ने अचानक अपनी गति बहुत ज्यादा बढ़ा दी और आर्या की कार को पीछे से बहुत जोर से टक्कर मार दी। इस भयानक और अचानक हुई टक्कर से आर्या का स्टीयरिंग व्हील पर से नियंत्रण पूरी तरह से छूटने लगा और कार सड़क पर बुरी तरह से फिसलने लगी। आर्या के मुंह से एक बहुत ही तेज चीख निकल गई, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रेक पर पैर दबा दिया और कार को किसी तरह से सड़क के किनारे पर गिरने से बचा लिया। रात का यह खौफनाक अंधेरा जानलेवा था। रियांश ने बिना एक भी पल गंवाए आर्या के हाथों से स्टीयरिंग व्हील को अपने मजबूत हाथों में ले लिया। उसने आर्या को शांत रहने का इशारा किया और कार को मुख्य सड़क से हटाकर एक बहुत ही सुनसान और अंधेरी औद्योगिक बस्ती की तरफ तेजी से मोड़ दिया। यह इलाका रात के समय पूरी तरह से वीरान रहता था और यहां कोई भी उनकी चीख पुकार सुनने वाला नहीं था। रियांश जानता था कि यह जगह इन हत्यारों से निपटने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त और सही साबित होने वाली है। वह शांत था। औद्योगिक बस्ती के अंदर प्रवेश करते ही अचानक एक तीसरी कार सामने से आ गई और उसने उनका पूरा रास्ता रोक लिया। पीछे से आ रही दोनों कारों ने भी अपनी गाड़ी आर्या की कार के बिल्कुल पीछे लाकर खड़ी कर दी। अब वे चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से घिरा करते ही चुके थे और भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। आर्या का पूरा शरीर डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा था, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम के गुंडे उन्हें यहां जिंदा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। यह मौत का खौफनाक जाल था। तीनों कारों के दरवाजे एक साथ खुले और उनमें से 7 बहुत ही खूंखार और हथियारों से लैस गुंडे बाहर निकल आए। उनके हाथों में तेज धार वाले हथियार और लोहे की भारी रॉड थीं, जो इस अंधेरे में बहुत ही भयानक चमक रही थीं। उनमें से जो गुंडों का मुख्य सरगना था, वह बहुत ही गंदी और भयानक हंसी हंसता हुआ उनकी कार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने आर्या की खिड़की पर अपनी लोहे की रॉड से बहुत जोर से वार किया, जिससे शीशा चटक गया, लेकिन पूरी तरह से टूटा नहीं। स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तुम दोनों अब इस दुनिया में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले हो, क्योंकि विक्रम सर ने तुम्हारी मौत का फरमान सुना दिया है। उस खूंखार गुंडे ने अपनी रॉड को कार के बोनट पर जोर से मारते हुए बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोगों ने हमारे बॉस को बहुत ज्यादा परेशान किया है और अब तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आर्या की आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे थे और उसने रियांश का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया था। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। रियांश ने आर्या के हाथ को बहुत ही प्यार और गर्माहट के साथ सहलाया और उसकी आंखों में देखते हुए एक शांत मुस्कान दी। तुम कार के सारे दरवाजे अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से लॉक कर लो और चाहे जो भी हो जाए, बाहर बिल्कुल मत आना। मैं इन कीड़ों को बस कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए साफ करके तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखना। रियांश की इस शांत और स्थिर आवाज में एक ऐसा जादू था जिसने आर्या के डर को कुछ हद तक कम कर दिया। उसने सिर हिलाया। रियांश ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर उन सभी गुंडों के सामने एक चट्टान की तरह पूरी मजबूती से खड़ा हो गया। उसे इस तरह बिना किसी हथियार के बाहर आते देखकर वे सभी गुंडे बहुत जोर जोर से उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लग रहा था कि यह एक बहुत ही मामूली और कमजोर बेघर आदमी है, जिसे मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। गुंडों के सरगना ने अपने साथियों को इशारा किया कि इस भिखारी को सबसे पहले खत्म कर दो और फिर उस औरत को बाहर निकालो। वे सब हंस रहे थे। सरगना का सीधा इशारा मिलते ही 2 भारी भरकम गुंडे लोहे की रॉड लेकर रियांश की तरफ बहुत ही तेजी से दौड़े। वे पूरी ताकत के साथ रियांश के सिर पर एक बहुत ही जानलेवा
वॉर करने वाले थे। लेकिन रियांश अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। जैसे ही उन गुंडों ने अपनी रॉड हवा में उठाई, रियांश ने बिजली की तेजी से अपने शरीर को नीचे की तरफ झुका लिया। उसने अपनी बाईं टांग को हवा में घुमाते हुए एक ऐसा जोरदार वार किया कि दोनों गुंडे एक ही झटके में दूर जाकर गिरे। यह अविश्वसनीय था। आर्या कार के अंदर बैठी हुई यह सब बहुत ही हैरानी और फटी हुई आंखों से देख रही थी, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी को उसने कल तक एक बहुत ही साधारण और कमजोर बेघर भिखारी समझा था, वह आज किसी हॉलीवुड फिल्म के खतरनाक एक्शन हीरो की तरह लड़ रहा था। उसकी हर एक चाल बहुत ही ज्यादा सधी हुई, सटीक और जानलेवा थी, जो केवल सालों के कड़े मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण के बाद ही आ सकती है। आर्या का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और वह कांप रही थी। अपने दो साथियों को इतनी बुरी तरह और आसानी से गिरते हुए देखकर बाकी के पांचों गुंडे एकदम से बहुत ज्यादा बौखला गए। ओम से पौ से बहात रियांश पर चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हमला कर दिया ताकि वह बच ना सके। लेकिन रियांश के लिए यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उसके लिए अपने पुराने और खूंखार दिनों का एक बहुत ही छोटा सा खेल था। उसने हवा में एक शानदार छलांग लगाई और सबसे आगे आ रहे गुंडे के सीने पर बहुत ही जोर से लात मारी, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं। गुंडों की चीखें उस सुनसान और अंधेरी बस्ती में गूंजने लगीं, क्योंकि रियांश उनके हर वार को बहुत ही आसानी से नाकाम कर रहा था। उसने एक गुंडे के हाथ से लोहे की रॉड छीन ली और उसी रॉड से उसने बाकी गुंडों के घुटनों और कंधों पर अचूक वार किए। रियांश की आंखों में कोई रहम या दया का भाव बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उनमें एक मौत का खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। वह एक मशीन की तरह काम कर रहा था, जिसका एकमात्र लक्ष्य इन सभी हत्यारों को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म करना था। अब केवल उनका मुख्य सरगना ही अपने पैरों पर खड़ा बचा था और उसका सारा घमंड और अकड़ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था और पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम का यह मामूली सा शिकार असल में मौत का सबसे बड़ा और खूंखार सौदागर निकलेगा। रियांश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई खून से सनी रॉड को जमीन पर फेंक दिया और उसकी तरफ बढ़ा। तुम आखिर कौन हो, और तुम इतनी आसानी से मेरे इतने सारे खतरनाक आदमियों को अकेले कैसे मार सकते हो? सरगना ने बहुत ही डरी हुई और हकलाती हुई आवाज में रियांश से पूछा, जबकि वह पीछे की तरफ गिर पड़ा था। रियांश ने बहुत ही धीरे से उसके करीब जाकर उसकी गर्दन को अपने एक ही मजबूत हाथ से कसकर पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। उसने उस गुंडे की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही भयानक और ठंडी आवाज में कहा कि जाकर अपने उस मालिक विक्रम से कहना कि उसका अंत आ गया है। रियांश ने उस सरगना को बहुत ही जोर से दूर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और दर्द से तड़पने लगा। उसने अपने बाकी बचे हुए होशोहवास में अपने साथियों को उठाया और किसी तरह से अपनी कारों में बैठकर वहां से जान बचाकर भाग निकले। वे जानते थे कि अगर वे एक पल भी और वहां रुके तो यह भयानक आदमी उन्हें जिंदा जलाकर मार डालेगा। रियांश ने अपनी शर्ट पर लगे हुए थोड़े से खून को साफ किया और बहुत ही शांत भाव से एक गहरी सांस ली। तूफान शांत था। वह वापस आर्या की कार की तरफ बहुत ही धीमे और सधे हुए कदमों से मुड़ा और उसने कार के शीशे पर हल्का सा हाथ रखा। आर्या अभी भी सदमे की अवस्था में थी और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। रियांश ने बहुत ही नरमी से इशारा किया कि अब बाहर सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित है और वह बाहर आ सकती है। आर्या ने किसी तरह से अपने कांपते हुए हाथों से कार का दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए बाहर कदम रखा। वह सुन्न थी। आर्या के बाहर आते ही रियांश ने उसे बहुत ही मजबूती से अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे थोड़ा सा सुकून और गर्माहट मिल सके। आर्या के आंसू अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह रियांश की शर्ट को कसकर पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगी। यह सब क्या था?
रियांश और तुम एक आम इंसान होकर इतनी खतरनाक और खौफनाक लड़ाई कैसे लड़ सकते हो? मुझे सच बताओ। आर्या ने रोते हुए अपनी सिसकियों के बीच में बहुत ही मुश्किल से ये शब्द कहे, क्योंकि उसका दिमाग फटने वाला था। उसे जवाब चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था आर्या कि मेरा अतीत बहुत ही ज्यादा गहरा और खतरनाक है, जिसे तुम आसानी से नहीं समझ पाओगी। रियांश ने उसके बालों को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहा और उसकी पीठ थपथपाई ताकि वह पूरी तरह से शांत हो सके। मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। यह मेरा तुमसे किया हुआ सबसे बड़ा और सच्चा वादा है, जिसे मैं अपनी जान देकर भी निभाऊंगा। आर्या को अब यह पूरी तरह से यकीन हो गया था कि रियांश कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रक्षक है। वे दोनों कार में वापस बैठे और रियांश ने खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली, क्योंकि आर्या अभी भी गाड़ी चलाने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। कार को वापस शहर की तरफ मोड़ते समय रियांश का दिमाग बहुत ही तेजी से विक्रम के खिलाफ अपनी अंतिम चाल की योजना बना रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब विक्रम को और ज्यादा समय देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी और उसका पूरा खात्मा करना ही एकमात्र सही उपाय है। रियांश ने डेविड को एक और गुप्त संदेश भेजा, जिसमें उसने ऑपरेशन को अंतिम रूप देने का आदेश दिया। हम आज रात होटल में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि विक्रम के आदमी वहां जरूर हमारी तलाश में जाएंगे और वह जगह अब सुरक्षित नहीं है। रियांश ने कार को एक बहुत ही अलग और अनजान दिशा में मोड़ते हुए आर्या से कहा, और उसकी आंखों में सुरक्षा का भाव था। हम मेरे एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त ठिकाने पर जा रहे हैं, जहां विक्रम या उसका कोई भी आदमी कभी भी नहीं पहुंच सकता है। आर्या ने बिना कोई भी सवाल किए चुपचाप अपनी सहमति दे दी, क्योंकि अब उसका पूरा जीवन रियांश के हाथों में था। कार शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बहुत ही विशाल और आलीशान बंगले के सामने जाकर रुकी, जो बाहर से किसी महल जैसा दिख रहा था। बंगले के बाहर बहुत ही कड़े सुरक्षा इंतजाम थे और वहां काले सूट पहने हुए कई हथियारबंद सुरक्षा गार्ड पहरा दे रहे थे। जैसे ही रियांश की कार वहां पहुंची, उन सभी गार्ड्स ने बहुत ही सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और मुख्य दरवाजा तुरंत खोल दिया। आर्या की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं, क्योंकि एक बेघर इंसान के पास इतना बड़ा और सुरक्षित महल कैसे हो सकता है। रियांश ने कार पार्क की और आर्या का हाथ पकड़कर उसे उस भव्य बंगले के अंदर एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत हॉल में ले गया। बंगले के अंदर की सजावट और बेशकीमती सामान देखकर किसी भी बड़े और अमीर इंसान की आंखें आसानी से चौंधिया सकती थीं। यह सब कुछ तुम्हारा है रियांश? और तुम सच में कौन हो, जो इतने बड़े महल और इतनी भारी सुरक्षा के बीच में रहते हो? आर्या ने चारों तरफ देखते हुए बहुत ही अचरज और हैरानी से पूछा, क्योंकि उसके सारे पुराने अनुमान अब पूरी तरह से गलत साबित हो चुके थे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे सामने अपने सारे पुराने और असली राज पूरी तरह से खोल दूं, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है। रियांश ने आर्या को एक बहुत ही आरामदायक सोफे पर बैठाया और खुद उसके सामने वाले सोफे पर बहुत ही शांत मुद्रा में बैठ गया। मेरा असली नाम रियांश ही है, लेकिन दुनिया मुझे ग्लोबल होल्डिंग्स के मुख्य मालिक और अंतर्राष्ट्रीय अरबपति के रूप में अच्छी तरह से जानती है। यह बात सुनते ही आर्या का दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह से सुन्न हो गया और वह बस उसे घूरती रह गई। ग्लोबल होल्डिंग्स का मालिक एक बेघर इंसान की तरह सड़क पर क्यों बैठा हुआ था, और उसने मुझसे शादी करने का नाटक क्यों किया? आर्या ने बहुत ही तेज और अचंभित आवाज में पूछा, क्योंकि यह पूरा सच किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा अजीब और अविश्वसनीय लग रहा था। रियांश ने बहुत ही गहरी सांस ली और उसे बताना शुरू किया कि कैसे वह अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए यह गुप्त रूप धारण किए हुए था। यह उसकी एक बहुत बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था, जिसे कोई नहीं जानता था। जब मैं उस रात सड़क पर बारिश में बैठा हुआ था, तब तुम मेरे पास आई थीं और तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी। रियांश ने बहुत ही नरमी से बोलते हुए आर्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने दिल का सारा सच बताने लगा। मुझे तुम्हारी वह निडरता और कभी हार न मानने वाली जिद बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का यह फैसला किया था।
आर्या को अब समझ आ रहा था कि वह बेनामी विदेशी निवेश और विक्रम की तबाही सब कुछ इसी आदमी का काम था। तुमने मुझे बिना बताए इतना कुछ किया है और मेरी पूरी जिंदगी को एक ही झटके में पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, आर्या ने रियांश की आंखों में देखते हुए कहा, और उसकी आवाज में अब शिकायत कम और एक बहुत ही गहरा आभार ज्यादा दिखाई दे रहा था। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे सबसे बड़े दुश्मन को मेरे सामने पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कल विक्रम का पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। दूसरी तरफ विक्रम को जब यह खबर मिली कि उसके सबसे खतरनाक गुंडे भी रियांश को मारने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं, तो वह कांप गया। गुंडों के सरगना ने रोते हुए विक्रम को बताया कि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूंखार और जानलेवा शैतान है। विक्रम का सारा घमंड और अहंकार अब एक बहुत ही गहरे और भयानक डर में बदल चुका था, क्योंकि उसे अपनी मौत नजर आने लगी थी। उसने अपनी सारी बची हुई संपत्ति को समेटकर देश से हमेशा के लिए भागने की एक बहुत ही कायरतापूर्ण योजना बनाई, लेकिन रियांश ने उसे भागने का कोई भी मौका देने की योजना बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, क्योंकि उसका जाल पूरी तरह से बिछ चुका था। उसने अपने सभी वफादार अधिकारियों को विक्रम के घर और ऑफिस को चारों तरफ से घेर लेने का एक बहुत ही सख्त और कड़ा निर्देश दे दिया था। कल सुबह शहर का सबसे बड़ा आर्थिक और व्यापारिक सम्मेलन होने वाला था, जिसमें विक्रम अपनी कंपनी को बचाने की आखिरी और झूठी कोशिश करने वाला था। रियांश ने आर्या से कहा कि कल हम दोनों उस सम्मेलन में जाएंगे और इस पूरे खेल का अंत करेंगे। आर्या ने रियांश की इस बात को बहुत ही मजबूती से स्वीकार किया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गजब का आत्मविश्वास लौट आया था। वह जानती थी कि कल का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, जब वह विक्रम को पूरी तरह से बर्बाद देखेगी। रियांश ने आर्या को आराम करने के लिए एक बहुत ही शानदार बेडरूम दिखाया और खुद कुछ जरूरी फोन कॉल्स करने के लिए अपने स्टडी रूम में चला गया। रात का यह खामोश समय कल आने वाले एक बहुत ही बड़े और विनाशकारी तूफान की खामोशी थी। रियांश ने डेविड से बात करते हुए विक्रम के खिलाफ सारे पक्के सबूतों को मीडिया और पुलिस को सौंपने का अंतिम और अचूक समय तय कर लिया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि ग्लोबल होल्डिंग्स की पूरी अंतर्राष्ट्रीय टीम कल उस सम्मेलन में उसकी असली पहचान को दुनिया के सामने उजागर करेगी। विक्रम को अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा और वह अपने ही बुने हुए गंदे पापों के जाल में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। रियांश के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान थी, जो उसके दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम थी। सुबह होते ही आर्या एक बहुत ही खूबसूरत और महंगे काले सूट में तैयार होकर हॉल में आई, जो रियांश ने उसके लिए विशेष रूप से मंगवाया था। रियांश भी एक बहुत ही शानदार और शाही सूट पहने हुए था, जो उसके अरबपति होने की पूरी गवाही बहुत ही स्पष्ट रूप से दे रहा था। आज उन दोनों की जोड़ी किसी भी बड़े हॉलीवुड कपल से ज्यादा आकर्षक और खतरनाक लग रही थी, जो अपने दुश्मनों का नाश करने जा रहे थे। आर्या ने रियांश का हाथ मजबूती से थामा और दोनों उस सम्मेलन की तरफ जाने के लिए बाहर निकल पड़े। विक्रम ने शहर के कन्वेंशन सेंटर में एक विशाल आर्थिक सम्मेलन का शानदार आयोजन किया था। उसका मुख्य उद्देश्य नए निवेशकों को आकर्षित करके अपनी डूबती हुई कंपनी को तुरंत बचाना था। उसने पूरे हॉल को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया था, ताकि कोई उसकी खोखली स्थिति का अंदाजा न लगा सके। विक्रम ने एक झूठा भाषण तैयार किया था, जिसके जरिए वह आर्या को नीचा दिखाने वाला था। वह अपने झूठे घमंड में चूर होकर इस आखिरी बड़े खेल को हर हाल में जीतने की योजना बना रहा था। सम्मेलन में शहर के सभी बड़े व्यापारी और मीडिया के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। ठीक उसी समय मुख्य दरवाजे से आर्या और रियांश ने एक साथ अंदर प्रवेश किया। आर्या ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपना सिर ऊंचा रखा हुआ था और उसकी आंखों में विजेता वाली चमक थी। रियांश उसके बगल में एक बहुत ही शानदार और शाही सूट में चल रहा था, जो उसे एक बेहद ताकतवर इंसान दिखा रहा था।
उन दोनों की इस शाही एंट्री को देखकर पूरे हॉल में अचानक एक बहुत ही गहरा सन्नाटा पूरी तरह से छा गया। विक्रम मंच पर खड़ा था और आर्या को वहां देखकर उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात के उस खौफनाक हमले के बाद भी ये दोनों जिंदा कैसे बच गए और यहां कैसे आ गए। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को इशारा किया कि वे इसमें बाद आर्या और रियांश को धक्के मारकर बाहर निकाल दें। विक्रम किसी भी कीमत पर अपनी इस अंतिम महत्वपूर्ण योजना को खराब नहीं होने देना चाहता था। वह माइक पर जोर से चिल्लाने लगा कि इन दिवालिया और धोखेबाज लोगों को बाहर करो। जैसे ही विक्रम के गार्ड्स आर्या और रियांश की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे, रियांश ने अपना एक हाथ शांति से ऊपर उठा दिया। उसकी इस छोटी सी हरकत में एक ऐसा भारी और शक्तिशाली अधिकार था कि वे सभी गार्ड्स अपनी जगह पर बुरी तरह से जम गए। रियांश ने एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक नजर से विक्रम को देखा, जिससे विक्रम की रीढ़ की हड्डी में अचानक एक अनजानी सी सिहरन दौड़ गई। रियांश की आवाज पूरे हॉल में एक भारी गूंज की तरह बहुत ही स्पष्ट और तेज गति से सुनाई देने लगी। मुझे और मेरी पत्नी को इस हॉल से बाहर निकालने की ताकत अब तुम्हारे या तुम्हारे इन मामूली गुंडों के पास बिल्कुल नहीं बची है विक्रम। रियांश ने बहुत ही कड़क और सत्तापूर्ण आवाज में बोलते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाया। तुम्हारा यह झूठा और भ्रष्ट साम्राज्य अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ चुका है और तुम केवल अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। आज इस सम्मेलन में तुम निवेशकों को नहीं बल्कि अपने विनाश को बुला चुके हो। पूरा हॉल रियांश के इस खौफनाक और बेबाक आत्मविश्वास को देखकर हैरान था। तुम एक मामूली सड़क छाप भिखारी होकर मुझे मेरे ही मंच पर धमकी देने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? विक्रम ने अपने डर को छिपाने की बहुत ही नाकाम कोशिश करते हुए जोर जोर से हंसने का नाटक किया। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा कि इस पागल आदमी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि यह आर्या का एक सस्ता और बिका हुआ नौकर है। विक्रम की इस बात पर कुछ लोग हिचकिचाते हुए हंसने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग रियांश की उस डरावनी खामोशी से बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। तभी अचानक हॉल के मुख्य दरवाजे एक बार फिर से बहुत ही तेज आवाज के साथ खुले और वहां का नजारा पूरी तरह बदल गया। ग्लोबल होल्डिंग्स के 10 सबसे बड़े और शीर्ष अधिकारी अपने काले सूट पहने हुए एक साथ अंदर दाखिल हुए। उनके साथ डेविड भी मौजूद था, जिसके हाथों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और भारी कानूनी फाइलें थीं। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय और ताकतवर अधिकारियों को एक साथ देखकर सम्मेलन में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम के हाथों से माइक छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और वह कांपने लगा। ग्लोबल होल्डिंग्स के वे सभी शीर्ष अधिकारी सीधे उस रास्ते पर चलने लगे जहां रियांश बहुत ही शांत और स्थिर मुद्रा में खड़ा हुआ था। जब वे रियांश के बिल्कुल करीब पहुंचे तो उन सभी ने एक साथ अपना सिर बहुत ही गहरे सम्मान के साथ नीचे झुका लिया। डेविड ने आगे बढ़कर रियांश को एक फाइल दी और बहुत ही स्पष्ट आवाज में कहा कि आपके आदेशानुसार सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं बॉस। यह सुनते ही पूरे हॉल में एक बहुत ही भयानक और अकल्पनीय तूफान सा आ गया और हर कोई बुरी तरह से चौंक गया। विक्रम के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी थी और उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी को वह इतने दिनों से एक मामूली और बेघर भिखारी समझकर लगातार अपमानित कर रहा था, वह वास्तव में ग्लोबल होल्डिंग्स का मुख्य मालिक था। विक्रम को अब यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उसकी कंपनी को तबाह करने के पीछे इसी आदमी का सबसे बड़ा हाथ था। उसका सारा गुरूर और घमंड अब एक ही झटके में पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। रियांश ने आर्या का हाथ बहुत ही प्यार से छोड़ा और धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली चाल के साथ मंच की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके हर एक कदम के साथ हॉल में एक खौफनाक सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। जब रियांश मंच पर विक्रम के ठीक सामने जाकर खड़ा हुआ तो विक्रम डर के मारे पीछे की तरफ खिसकने लगा। रियांश ने गिरे हुए माइक को अपने हाथों में उठाया और बहुत ही शांत लेकिन धारदार आवाज में पूरी दुनिया के सामने अपनी असली और खौफनाक पहचान को अंततः उजागर कर दिया।
मेरा नाम रियांश है और मैं ग्लोबल होल्डिंग्स का मुख्य संस्थापक और एकमात्र मालिक हूं जिसे तुम एक भिखारी समझ रहे थे विक्रम। रियांश के इस एक वाक्य ने पूरे हॉल में मौजूद हर इंसान के होश पूरी तरह से उड़ा दिए और मीडिया के कैमरे तेजी से चमकने लगे। तुमने अपनी सत्ता और ताकत के नशे में चूर होकर मेरी पत्नी आर्या को बर्बाद करने की बहुत ही नीच और घटिया साजिश रची थी। आज मैं तुम्हारे उस घमंड और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य का अंतिम संस्कार करने के लिए यहां पर पूरी तैयारी के साथ आया हूं। डेविड ने तुरंत मंच के पीछे लगी हुई एक विशाल स्क्रीन पर विक्रम के सभी काले और भ्रष्ट कारनामों के पक्के सबूत चला दिए। विक्रम द्वारा किए गए सारे अवैध लेन देन, विदेशी बैंकों के गुप्त खाते और भ्रष्ट अधिकारियों को दी गई रिश्वत की पूरी सूची वहां साफ दिख रही थी। हॉल में बैठे हुए सभी निवेशक और व्यापारी विक्रम की इस गंदी सच्चाई को देखकर बहुत ही बुरी तरह से भड़क गए और गालियां देने लगे। विक्रम अब मंच पर पूरी तरह से अकेला और बहुत ज्यादा असहाय होकर रह गया था और बुरी तरह से कांप रहा था। इससे पहले कि विक्रम वहां से भागने की कोई नाकाम कोशिश कर पाता, मुख्य दरवाजे से पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम अंदर आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने मंच पर आकर सीधे विक्रम के हाथों में भारी हथकड़ियां पहना दी और उसे बहुत ही जोर से धक्का दिया। तुम पर धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई बहुत ही गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। विक्रम, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। विक्रम ने पूरी तरह से टूटकर आर्या और रियांश की तरफ बहुत ही लाचार और बेबस नजरों से देखा, लेकिन वहां कोई दया नहीं थी। आर्या मंच के नीचे खड़ी हुई यह सब बहुत ही खामोशी और गहरी संतुष्टि के साथ देख रही थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बदला आज पूरा हो गया था। जिस इंसान ने उसे सड़क पर लाकर भिखारी बनाने की कसम खाई थी, आज वह खुद हथकड़ियों में जकड़कर जेल की सलाखों के पीछे जा रहा था। आर्या को अपने खुद के उस छोटे से फैसले पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था जब उसने बारिश में रियांश से शादी करने का जोखिम उठाया था। आज वह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे शानदार और सही कदम बन चुका था। पुलिस विक्रम को घसीटते हुए हॉल से बाहर ले गई और उसकी चीखें धीरे धीरे बहुत ही दूर जाकर हमेशा के लिए शांत हो गईं। रियांश ने माइक पर घोषणा की कि ग्लोबल होल्डिंग्स आज से इस डूबती हुई कंपनी के सभी कर्ज और संपत्तियों का पूरा अधिग्रहण कर रही है। उसने यह भी साफ कर दिया कि आर्या अब इस नई और विशाल कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पूरा कार्यभार संभालेगी। यह सुनते ही पूरे हॉल में बहुत ही तेज और शानदार तालियों की गूंज लगातार बजने लगी, जो आर्या की बहुत बड़ी जीत थी। विक्रम के जाने के बाद हॉल में मौजूद सभी बड़े निवेशकों और व्यापारियों ने आर्या के पास आकर उससे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी। वे सभी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थे कि उन्होंने विक्रम के डर से आर्या का साथ पूरी तरह से छोड़ा से इस बात के लिए दिया था। आर्या ने बहुत ही बड़प्पन दिखाते हुए उन सभी को माफ कर दिया और कहा कि व्यापार में ऐसा होता है, लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आर्या की इस महानता और समझदारी को देखकर रियांश का दिल उसके लिए सम्मान से भर गया। रियांश ने मंच से नीचे आकर आर्या का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ा और उसे अपने साथ मुख्य मंच पर ऊपर ले गया। आर्या ने माइक संभाला और बहुत ही शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में वहां मौजूद सभी लोगों को अपना एक बहुत प्रभावशाली संदेश दिया। उसने कहा कि सच्चाई और ईमानदारी को कुछ समय के लिए दबाया जरूर जा सकता है, लेकिन उसे कभी पूरी तरह से हराया नहीं जा सकता है। यह जीत केवल मेरी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की जीत है जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होने की हिम्मत रखता है। डेविड ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी टीम के साथ मिलकर विक्रम के सभी पुराने और नए प्रोजेक्ट्स के कागजात तुरंत अपने कब्जे में ले लिए। उसने बहुत पेशेवर तरीके से वहां मौजूद सभी मीडिया कर्मियों को बताया कि विक्रम की कंपनी अब पूरी तरह से ग्लोबल होल्डिंग्स के अधीन काम करेगी। शहर के शेयर बाजार में भी यह खबर आग की तरह फैल गई और आर्या की नई कंपनी के शेयर रातों रात बहुत भयानक तेजी से ऊपर जाने लगे। सब कुछ इतनी अच्छी और शानदार योजना के तहत हो रहा था
कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सम्मेलन हॉल के बाहर मीडिया का एक बहुत बड़ा जमावड़ा आर्या और रियांश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वे सवाल पूछ सकें। जैसे ही वे दोनों बाहर आए तो कैमरों की चमक और पत्रकारों के तीखे सवालों ने उन्हें पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया। रियांश ने बहुत ही शांत और अधिकारपूर्ण लहजे में मीडिया को विक्रम के सभी घोटालों और अपने इस लंबे गुप्त अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी। उसने स्पष्ट किया कि आर्या की बुद्धिमानी के बिना विक्रम जैसे खतरनाक अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए कभी संभव नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद रियांश के सुरक्षा गार्ड्स ने उनके लिए रास्ता बनाया और वे दोनों अपनी लग्जरी कार की तरफ शांति से आगे बढ़े। कार का दरवाजा खोलते हुए रियांश ने आर्या को अंदर बैठने का बहुत ही प्यारा इशारा किया और फिर खुद भी उसके बगल में बैठ गया। कार के अंदर बैठते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक बहुत ही गहरी और लंबी राहत की सांस एक साथ पूरी तरह से छोड़ी। यह एक बहुत ही लंबी और भयानक लड़ाई थी जो अब अपनी सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंच चुकी थी। सम्मेलन के बाद आर्या और रियांश उस बड़ी इमारत से दूर एक बहुत शांत और खूबसूरत रात के आसमान के नीचे कार में बैठे हुए थे। आर्या ने रियांश की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और प्यारी मुस्कान पूरी तरह से फैल गई। तुमने आज मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगी रियांश। तुमने मुझे मेरी दुनिया लौटा दी। रियांश ने उसे बहुत प्यार से अपने गले लगा लिया और कहा कि यह सब तुम्हारी असीम हिम्मत का ही परिणाम है। हवा बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली थी जो उनके सभी पुराने दर्दों को जैसे पूरी तरह से हमेशा के लिए धो रही थी। आर्या जानती थी कि उसे अब अपनी एक नई और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन अब वह बिल्कुल भी अकेली और कमजोर नहीं थी। उसके साथ दुनिया का सबसे ताकतवर और उसे बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान मजबूती से खड़ा था जो हर बुरे तूफान से उसे बचा सकता था। अब उनके सामने केवल एक नई और बहुत ही खूबसूरत सुबह का एक प्यारा सा शानदार रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था। विक्रम का घिनौना अध्याय हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका था और न्याय की यह बहुत बड़ी जीत पूरे शहर में गूंज रही थी। आर्या ने आसमान की तरफ देखते हुए एक बहुत ही गहरी और मीठी सांस ली और रियांश का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। यह केवल एक व्यापारिक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह उन दोनों के बीच पनपे एक सच्चे और अटूट रिश्ते की भी बहुत बड़ी जीत थी। दोनों एक साथ अपनी नई शानदार मंजिल की तरफ बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़े थे। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में आर्या और रियांश की ही चर्चा हो रही थी। न्यूज चैनलों पर लगातार विक्रम के पतन और ग्लोबल होल्डिंग्स की इस अद्भुत कार्रवाई की खबरें चल रही थीं। विक्रम को अब बिना किसी जमानत के एक बहुत ही सुरक्षित और भयानक जेल में डाल दिया गया था। उसके सारे महंगे बैंक खाते और संपत्तियां सरकार ने पूरी तरह से जब्त कर ली थीं। उसे अपने किए गए हर एक घिनौने अपराध की बहुत भारी और खौफनाक सजा मिल रही थी और कोई भी उसकी मदद के लिए बिल्कुल आगे नहीं आया। आर्या ने अपनी पुरानी कंपनी का सारा कामकाज एक बार फिर से बहुत ही शानदार तरीके से अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन इस बार उसके काम करने का तरीका और उसका पूरा दृष्टिकोण पहले से भी कहीं ज्यादा स्पष्ट और आक्रामक हो चुका था। उसने उन सभी लालची और भ्रष्ट बोर्ड सदस्यों को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंका जिन्होंने विक्रम का साथ देकर उसे धोखा दिया था। अब उसकी कंपनी में केवल ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए ही एक सुरक्षित और अच्छी जगह बची थी, जिसे आर्या खुद बहुत ध्यान से चुन रही थी। ग्लोबल होल्डिंग्स के असीमित संसाधनों और रियांश के बड़े संपर्कों ने आर्या के लिए पूरी दुनिया के नए और विशाल दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन आर्या ने रियांश के पैसों पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की मेहनत से एक नया साम्राज्य खड़ा करने का मजबूत फैसला किया। उसने अपनी पुरानी कंपनी का एक नया और बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाया जो केवल कुछ ही महीनों में बाजार का निर्विवाद नेता बन गया। रियांश उसकी इस स्वतंत्र और शानदार सोच पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता था और उसका पूरा साथ देता था।
अदालत में विक्रम के खिलाफ एक बहुत ही लंबा और कड़ा मुकदमा चला, जिसमें उसे अपना पक्ष रखने का कोई ठोस मौका नहीं मिला। डेविड की तेजतर्रार अंतर्राष्ट्रीय कानूनी टीम ने ऐसे मजबूत और पक्के सबूत पेश किए कि न्यायाधीश भी पूरी तरह से हैरान रह गए। विक्रम को अंततः धोखाधड़ी और हत्या की साजिश रचने के बहुत गंभीर आरोप में आजीवन कारावास की बेहद सख्त सजा सुनाई गई। जब अदालत का यह अंतिम फैसला आया तो आर्या वहां बहुत ही शांत मुद्रा में बैठी हुई थी और उसकी आंखों में न्याय की शांति थी। विक्रम ने जेल की अपनी उस छोटी और गंदी कोठरी में बैठकर अपने बीते हुए शानदार और घमंडी दिनों को बहुत याद किया। उसे अब इस बात का बहुत ही गहरा और भयानक पछतावा हो रहा था कि उसने आर्या की असली ताकत को कितना गलत आंका था। लेकिन अब समय बहुत आगे निकल चुका था और उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। उसने सत्ता के अहंकार में सब कुछ तबाह कर लिया था और अब वह केवल अपने अंत का एक बहुत ही खामोश और दर्दनाक इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ रियांश ने ग्लोबल होल्डिंग्स के सभी मुख्य कार्यों को वापस अपने कड़े और पूर्ण नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था। उसने शहर के बीचों बीच एक बहुत ही भव्य और गगनचुंबी नया कार्यालय स्थापित किया, जो उसकी असीम शक्ति का नया और शानदार प्रतीक बन गया था। उसके हैकर्स और वित्तीय विश्लेषकों की टीम अब और भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक हो चुकी थी, जो दुनिया के हर बाजार पर नजर रखती थी। रियांश का नाम अब केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जगत में खौफ और गहरे सम्मान का बहुत बड़ा पर्याय था। इतनी बड़ी और विशाल सफलताओं के बावजूद आर्या और रियांश ने अपने व्यक्तिगत रिश्ते को हमेशा सबसे पहली और खास अहमियत दी। वे दोनों अपने व्यस्त और थकाऊ शेड्यूल में से एक दूसरे के लिए बहुत ही कीमती और गुणवत्तापूर्ण समय निकालना कभी नहीं भूलते थे। रात के समय वे दोनों अक्सर अपने महल की बालकनी में बैठकर शहर की जगमगाती हुई रोशनियों को बहुत खामोशी से देखते रहते थे। यह खामोशी उन दोनों के बीच के एक बहुत ही गहरे और अटूट प्यार की गवाही देती थी, जो हर मुश्किल वक्त में और मजबूत हुआ था। एक रात जब बहुत ही तेज और मूसलाधार बारिश हो रही थी, आर्या बालकनी में खड़ी होकर उस पुरानी रात को याद करने लगी। यह बिल्कुल वैसी ही भयानक और डरावनी रात थी, जब वह अपना सब कुछ खोकर उस अंधेरी सड़क पर पूरी तरह से अकेली खड़ी थी। उसने याद किया कि कैसे उसने एक बेघर आदमी को देखकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और पागलपन भरा दाम पूरी निडरता से खेला था। वह सोच रही थी कि नियति कैसे अजीब और रहस्यमयी तरीके से दो पूरी तरह से अलग इंसानों को एक साथ मिला देती है। रियांश ने आर्या को उस तेज बारिश में अकेला खड़े देखा तो वह भी एक गर्म कंबल लेकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने वह कंबल आर्या के कंधों पर बहुत ही प्यार और नरमी से रख दिया और उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। आर्या ने अपना सिर रियांश के चौड़े सीने पर टिका दिया और उसकी तेज धड़कनों को महसूस करते हुए एक बहुत ही गहरी शांति पाई। उन दोनों के बीच एक ऐसा मजबूत और सच्चा बंधन बन चुका था, जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत तोड़ नहीं सकती थी। क्या तुम्हें कभी इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा था कि हमारा वह झूठा और खोखला अनुबंध एक दिन हमारी पूरी सच्चाई बन जाएगा? आर्या ने बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में रियांश से यह प्यारा सवाल पूछा, जबकि वह बारिश की बूंदों को देख रही थी। रियांश ने एक बहुत ही खूबसूरत और हल्की मुस्कान दी और आर्या के बालों को अपनी उंगलियों से बहुत ही प्यार से धीरे धीरे सहलाया। उसने कहा कि जब मैंने तुम्हारी आंखों में वह आग देखी थी, तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम ही मेरी मंजिल हो। उस दिन बारिश में हमने केवल एक बहुत ही साधारण से कानूनी कागज पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जो केवल एक व्यापारिक और झूठा समझौता था। रियांश ने आर्या को अपनी तरफ घुमाया और उसकी गहरी आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही गंभीर और ईमानदार आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि अब हम दुनिया के सामने एक बहुत ही सच्ची और खूबसूरत शादी करें, जिसमें कोई मजबूरी या डर बिल्कुल भी न हो। क्या तुम इस अजनबी अरब पति को अपने असली और सच्चे जीवनसाथी के रूप में पूरी तरह से हमेशा के लिए स्वीकार करोगी?
आर्या की आंखों में खुशी के बहुत ही प्यारे और सच्चे आंसू छलक आए और उसने रियांश के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसने बिना एक भी पल गंवाए बहुत ही तेजी से अपना सिर हिलाया और कहा कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और शानदार हिस्सा हो। तुमने मुझे तब बहुत ही मजबूती से संभाला जब पूरी दुनिया मुझे सड़क पर गिराकर मेरा क्रूर तमाशा देखने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। मैं तुम्हारे बिना अब अपनी इस नई जिंदगी के एक भी छोटे पल की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूं। रियांश ने आर्या के माथे पर एक बहुत ही प्यारा और गहरा चुंबन अंकित किया और दोनों उसी मूसलाधार बारिश में बहुत देर तक गले मिलते रहे। अगले ही दिन से उनकी इस नई और बहुत ही भव्य शादी की शानदार तैयारियां पूरे शहर में बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दी गईं। यह शहर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक शादी होने वाली थी, जिसमें पूरी दुनिया के सबसे नामी और बड़े रईस लोग शामिल होने वाले थे। मीडिया ने इस पूरी घटना को सदी की सबसे बड़ी और जादुई प्रेम कहानी का शानदार नाम बहुत ही आसानी से दे दिया। शादी का दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुनहरी धूप वाला था, जिसने पूरे शहर को एक नए और शानदार रंग में रंग दिया था। आर्या ने एक बहुत ही कीमती और लाल रंग का शानदार पारंपरिक लिबास पहना हुआ था, जो उसकी असीम खूबसूरती को 100 गुना बढ़ा रहा था। जब वह फूलों से सजे हुए एक बहुत ही भव्य और विशाल मंडप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी तो सबकी सांसें बुरी तरह से थम गईं। रियांश मंडप में उसका बहुत ही बेकरारी और गहरे प्यार के साथ इंतजार कर रहा था और वह एक राजा लग रहा था। जब आर्या और रियांश ने पवित्र अग्नि के चारों तरफ 7 जन्मों के फेरे लिए तो वहां मौजूद सभी मेहमानों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वे दोनों अब केवल एक कानूनी कागज के जरिए नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से हमेशा के लिए पूरी तरह एक हो चुके थे। उनका तेली हर एक कदम इस बात का बहुत ही बड़ा और पक्का सबूत था कि सच्चा प्यार हर मुश्किल और खौफनाक तूफान को आसानी से हरा सकता है। रियांश ने आर्या को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे हमेशा के लिए अपनी रानी बना लिया। शादी के बाद एक बहुत ही बड़ी और शाही रिसेप्शन पार्टी का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें शहर का हर एक मशहूर इंसान मौजूद था। आर्या और रियांश मंच पर एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से पूरी तरह भरे हुए एक शानदार जोड़े के रूप में खड़े थे। पत्रकारों ने उनसे उनके भविष्य की बड़ी योजनाओं के बारे में पूछा तो आर्या ने माइक लिया और एक बहुत ही सशक्त और सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि हम दोनों मिलकर समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुरक्षित फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। हमारा यह नया फाउंडेशन उन सभी छोटे व्यापारियों और बेसहारा महिलाओं की पूरी मदद करेगा जो किसी भी बड़े और भ्रष्ट इंसान के जुल्म का शिकार हुए हैं। आर्या की इस शानदार और नेक घोषणा ने पूरे हॉल में एक बहुत ही सकारात्मक और भारी ऊर्जा का बहुत अच्छा संचार कर दिया था। रियांश ने अपनी पत्नी की फिक्स्ड इस महान सोच का पूरी तरह से समर्थन करते हुए तुरंत $100 मिलियन का एक बहुत बड़ा दान दे दिया। यह उन दोनों की तरफ से इस समाज और दुनिया को दिया गया एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार तोहफा था। कुछ दिनों के बाद आर्या अपनी पुरानी और पहली कंपनी की मुख्य इमारत के ठीक सामने एक बार फिर से बहुत ही शांत खड़ी थी। यह वही जगह थी जहां से विक्रम ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला था और उसे पूरी तरह से सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन आज आर्या वहां एक हारी हुई और दिवालिया महिला के रूप में नहीं, बल्कि पूरे शहर की सबसे ताकतवर और सफल साम्राज्ञी के रूप में मौजूद थी। इमारत के ऊपर अब उसकी खुद की नई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का बहुत बड़ा और शानदार बोर्ड चमक रहा था। रियांश ने पीछे से आकर आर्या की कमर में अपना एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित हाथ डाल दिया और उसकी शानदार जीत को महसूस किया। तुमने अपने बलबूते पर जो कुछ भी इतनी जल्दी हासिल किया है, वह सच में किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है आर्या। रियांश ने उसके कान के बिल्कुल पास बहुत ही धीमी और गर्व से भरी आवाज में यह बात कही, जिससे आर्या का दिल और भी ज्यादा खुशी से भर गया। आर्या ने रियांश के कंधे पर अपना सिर रखा
और उसकी इस बहुत प्यारी और सच्ची तारीफ को स्वीकारा। विक्रम जैसे लोग सत्ता और अहंकार के नशे में पूरी तरह अंधे हो जाते हैं और दूसरों को बहुत कमजोर और असहाय समझने की भारी भूल करते हैं, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता होता है कि एक औरत का पक्का इरादा और उसकी गहरी खामोशी दुनिया का सबसे खतरनाक और अचूक हथियार होती है। आर्या ने यह बात बहुत ही शांत स्वर में कही और उसका हर एक शब्द विक्रम के उस पूरे काले अध्याय का बहुत ही शानदार और अंतिम निष्कर्ष था। सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ अपने ही बनाए गड्ढे में गिर जाता है। शाम ढलने से ठीक पहले रियांश आर्या को लेकर एक बहुत ही निजी और शानदार हेलीकॉप्टर से एक खूबसूरत और शांत द्वीप की तरफ उड़ चला। आसमान में उड़ते हुए वे दोनों नीचे बसे हुए उस विशाल और चमचमाते शहर को बहुत ही अद्भुत और विजेता वाली नजरों से पूरी तरह निहार रहे थे। यह शहर अब उनका था और उन्होंने अपनी असीम ताकत और तेज बुद्धि से यहाँ की पूरी और खतरनाक व्यवस्था को हमेशा के लिए अपने पक्ष में बदल दिया था। हेलीकॉप्टर बादलों के बीच से होता हुआ एक नई और खूबसूरत दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। द्वीप पर उनका एक बहुत ही निजी और आलीशान विला मौजूद था, जहां चारों तरफ केवल शांत समुद्र और सफेद रेत के खूबसूरत किनारे थे। वहां कोई शोर और कोई भी व्यापारिक तनाव बिल्कुल मौजूद नहीं था, बल्कि केवल वे दोनों और उनके बीच का बहुत ही गहरा और अटूट प्यार था। आर्या ने अपने महंगे जूते उतारे और नंगे पैर उस ठंडी और सुकून देने वाली रेत पर बहुत ही खुशी और शांति के साथ धीरे धीरे चलने लगी। रियांश भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और वह इस खामोश पल को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर रहा था। सूरज धीरे धीरे समुद्र की बहुत ही गहरी और अनंत लहरों में डूब रहा था और आसमान में लाल और नारंगी रंग बहुत खूबसूरती से बिखर चुके थे। आर्या और रियांश एक दूसरे का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़कर उस जादुई और शानदार सूर्यास्त को बिना कुछ बोले खामोशी से देख रहे थे। यह एक बहुत ही लंबी और खौफनाक जंग के बाद मिला हुआ उनका सबसे प्यारा और कीमती इनाम था, जिसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर जीता था। हवा में समुद्र की एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी महक थी, जो उनके दिलों को शांत कर रही थी। हमारी यह कहानी एक बहुत ही भयानक तूफान से शुरू हुई थी रियांश, लेकिन इसका यह अंत दुनिया का सबसे खूबसूरत और शानदार पल बन गया है। आर्या ने रियांश की आंखों में देखते हुए अपनी जिंदगी के इस बहुत बड़े और शानदार सफर का एक बहुत ही खूबसूरत सार सबके सामने प्रस्तुत किया। रियांश ने उसे बहुत ही करीब से अपने गले लगा लिया और उसके बालों में एक प्यारा सा चुंबन करते हुए हमेशा साथ रहने का पक्का वादा किया। ये अंत नहीं है मेरी जान, बल्कि यह तो हमारी एक बहुत ही शानदार और अनंत शुरुआत है। लहरों की बहुत ही धीमी और शांत आवाज के बीच वे दोनों वहां खड़े रहे और एक दूसरे की गहरी और सुरक्षित बाहों में पूरी तरह से खो गए। एक दिवालिया और बेसहारा महिला ने जिस तरह से सड़क पर एक अनजान बेघर इंसान से अपना दांव लगाकर अपनी पूरी तकदीर बदल दी थी, वह अद्भुत था। यह कहानी इस बात का हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा और पक्का सबूत बन गई कि सच्ची हिम्मत और प्यार किसी भी बड़ी किस्मत को हरा सकते हैं। उनका यह नया और शानदार साम्राज्य अब उनके सच्चे प्यार की नींव पर बहुत मजबूती से खड़ा था।